So good morning children, welcome back to the channel EduSpark. So in this video we are going to cover the two chapters of political science, that is electoral politics and democratic rights. ये मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे बहुत मतलब कमेंट्स भी आए थे और मुझे लगा कि ये जो चैप्टर्स है ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं. सो दिस इज अ मैराथन जिसमें हम ये दो चैप्टर्स कवर करने वाले हैं इजीली. नोट्स मैंने इन दोनों ही चैप्टर के डाल रखे हैं वन शॉट वाले, तो वो भी आप जाके देख लेना. हम अभी फिलहाल एनसीईआरटी से करेंगे क्योंकि जब एग्जाम्स में आते हैं ना तो एनसीईआरटी से ही आता है ना, एनसीईआरटी से ही एमसीक्यू आता है और एमसीक्यू में जो बच्चे हैं वो गलत कर देते हैं. सो हम क्या पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, लाइन वाइज लाइन हम पढ़ेंगे. ठीक है, सो हम स्टार्ट करेंगे ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से. सो जैसे हम चैप्टर का मतलब देखेंगे. इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मतलब होता क्या है. पॉलिटिक्स हमें पता ही है और इलेक्टोरल से क्या नाम आपको सिंबलाइज हो रहा है, इलेक्शंस. तो पॉलिटिक्स में इलेक्शन क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो सबसे पहले इसमें है व्हाई इलेक्शंस. इसके लिए आपको एक केस स्टडी दे रखी है, एक स्टोरी बता रखी है. एक हरियाणा के जब इलेक्शंस हो रहे थे तब की, कि कैसे 1982 से कांग्रेस रूल कर रही थी और जब 1987 का इलेक्शन हुआ था तो एक अदर अपोजिशन पार्टी का लीडर जो था चौधरी देवीलाल वो खड़ा हुआ था. सो लेट अस स्टार्ट. Just a minute. So the newspaper report is about the state assembly election in Haryana in 1987. The state has been ruled by कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982. ठीक है, तो ये एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट है जो कि किसकी है, जब हरियाणा में 1987 में स्टेट असेंबली इलेक्शन हो रहे थे. तो जो हरियाणा है ना 1982 से उधर कौन रूल कर रहा था, कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी. लेकिन चौधरी देवीलाल अपोजिशन पार्टी, अब पता है ना जो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स थे वो बाकी सारी अपोजिशन पार्टीज के साथ मिलकर एक क्या बोलते हैं नई पार्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है लोकदल. सो जो स्टेट है उसे कौन रूल कर रहा था 1982 से, कांग्रेस पार्टी. चौधरी देवीलाल देन एन अपोजिशन लीडर लेड ए मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध स्ट्रगल फॉर जस्टिस एंड फॉर्म्ड ए न्यू पार्टी लोकदल. सो चौधरी देवीलाल जो कि एक अपोजिशन पार्टी के लीडर थे वो एक मूवमेंट लड़ते हैं जिसका नाम था न्याय युद्ध, या न्याय मतलब जस्टिस, युद्ध मतलब कोई मूवमेंट होता है, कोई रेवोल्यूशन होता है. सो स्ट्रगल फॉर जस्टिस मतलब जस्टिस के लिए स्ट्रगल, और एक नई पार्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है लोकदल. लोकदल किसके साथ बनाते हैं, बाकी सब सारे अपोजिशन पार्टीज के साथ मिलके. इस पार्टी ज्वाइन अदर अपोजिशन पार्टीज टू फॉर्म ए फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शंस. और इलेक्शंस में कांग्रेस के अगेंस्ट, कांग्रेस के एकदम सामने खड़े हो गए. सो इन द इलेक्शन कैंपेन देवीलाल सेड दैट इफ हिज पार्टी वन द इलेक्शंस हिज गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स ऑफ फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन. तो वो प्रॉमिस करते हैं दैट अगर उनकी पार्टी इलेक्शन जीत जाती है तो जितने भी छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं, लोन फार्मर्स होते हैं, उनके वो लोन माफ कर देंगे. ही प्रॉमिस दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट. और वो कहते हैं दैट एक बार हम जीत जाए, मैं प्रॉमिस करता हूँ दैट ये मेरा फर्स्ट एक्शन होगा जो मैं लूंगा. सो द पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट. अब लोग कांग्रेस से खुश भी नहीं थे तो उन्होंने भर के वोट दिए किसको, लोकदल को. दे वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय देवीलाल प्रॉमिस. और ऊपर से उन्हें देवीलाल का प्रॉमिस इतना अच्छा लगा कि वो उनसे अट्रैक्ट हो गए, वो भी चाहते थे दैट जो लोकदल है वो ही इलेक्शन जीते. सो व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड दे वोटेड ओवरवेलमिंगली इन द फेवर ऑफ लोकदल एंड इट्स अलायंस. तो इलेक्शन हुए तो लोगों ने भर के वोट दी लोकदल को. लोकदल एंड इट्स पार्ट जस्ट अ मिनट. Lokdal and its partners won 76 out of 90 seats in the state assembly. Lokdal alone won 60 seats and thus had a clear majority in the assembly. Lokdal इलेक्शन जीत गई, असेंबली में मेजोरिटी हो गई, 90 में से 76 सीट उसने जीती. ठीक है, और जो कांग्रेस है वो 5 ही सीट जीत पाई. So once the elections were announced, the sitting chief minister resigned. तो जैसी इलेक्शंस जो है अनाउंस हुए, जैसी इलेक्शन के रिजल्ट आए तो जो कांग्रेस पार्टी का क्या था, मिनिस्टर था, वो रिजाइन कर देते हैं. इसका मतलब अब कौन आ गया था लीडर, चौधरी देवीलाल. द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ लोकदल चूज देवीलाल एज देयर लीडर. अब जो एमएलए थे उन्होंने क्या किया, लोकदल वो देवीलाल को एज देयर लीडर उन्होंने चुना. सो द गवर्नर इनवाइटेड देवीलाल टू बी द
एंड देयरफॉर जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी, जो एग्जिस्टिंग गवर्नर था, वो देवीलाल को इनवाइट करते हैं क्योंकि अब वो एक सीएम थे, ठीक है, क्योंकि वो जीत चुके थे, मेजोरिटी थे. सो 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड, ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर. तो इलेक्शन के 3 दिन बाद वो सीएम बन जाते हैं. एंड एज सून एज ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, हिज गवर्नमेंट इशूड ए गवर्नमेंट ऑर्डर वेविंग द आउटस्टैंडिंग लोन्स ऑफ स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन. तो जैसे वो सीएम बने तो गवर्नमेंट ने एक क्या इशू किया, एक ऑर्डर इशू किया जिसमें जितने भी स्मॉल फार्मर्स थे, एग्रीकल्चरल लेबर्स थे, उन सब के लोन वो माफ कर रहे थे. हिज पार्टी रूल द स्टेट फॉर 4 years. उनकी पार्टी ने, लोक दल ने 4 साल तक जो है रूल किया. द नेक्स्ट इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1991. नेक्स्ट इलेक्शन 1991 में हुए थे, लेकिन इस बार उनकी पार्टी ने कोई भी मेजोरिटी गेन नहीं करती है और दोबारा कांग्रेस इलेक्शन जीत के वो रूल करने लग जाती है. सो बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट. द कांग्रेस वन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा, एक केस स्टडी पढ़ी. ठीक है, होप आपको समझ में आई होगी. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, दैट व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शंस की जरूरत क्यों है. सो देखो, ये बताती हूँ दैट इलेक्शन हर एक डेमोक्रेसी में रेगुलरली प्लेस करते वो होते हैं. ठीक है, जो हमारी डेमोक्रेसी होती है ना, उसमें इलेक्शन एक इम्पॉर्टेंट फंडा है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. लेकिन इलेक्शंस रेगुलर होए, है ना, हर 5 साल बाद, हर 6 साल बाद, ये रेगुलर इंटरवल्स पे होए, वो भी इलेक्शन का एक मेजर फीचर होता है. सो देयर आर मोर देन 100 countries in the world in which elections take place to choose people's representatives. 100 से ज्यादा कंट्री है इंडिया में जहाँ पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्शंस के थ्रू चूज करते हैं. वी ऑल्सो रेड दैट इलेक्शंस आर हेल्ड इन मेनी कंट्रीज दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक. देखो, हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, जो कंट्री चाहती है कि डेमोक्रेटिक वे से लीडर्स सिलेक्ट हो, हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस होते हैं, लेकिन हर इलेक्शंस डेमोक्रेटिक वे से हुए ये ज़रूरी नहीं होता है. ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे भी जो हमने चैप्टर 1 में पढ़े थे, नेशंस जो कि इलेक्शंस तो कर रहे थे लेकिन उनके पास चॉइस नहीं थी, फ्री एंड फेयर तरीके से नहीं हो रहे थे. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, so in an election the voters make many choices. इलेक्शन में वोटर्स कई सारे चॉइसेस जो है वो करते हैं. दे कैन चूज हु विल मेक लॉस फॉर देम. वो डिसाइड करते दैट उनके लिए लॉस कौन बनाएगा, है ना. अगर जैसे कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, वो रूल कर रही है, तो लोग क्या, और जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो किसने जिताया, लोगों ने जिताया है. तो बेसिकली जो वो चूज कर सकते हैं दैट उनका लॉस कौन बनाएगा, वो ये चूज करेंगे दैट उनके लिए डिसीजंस कौन लेगा उनके बिहाफ पे. वो सो दे कैन चूज हु विल मेक लॉस फॉर देम, दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस, एंड दे कैन चूज द पार्टी. वो उस पार्टी को चूज कर सकते हैं जिनकी पॉलिसीज लोगों को गाइड करेगी, जिनकी पॉलिसीज आएगी. ठीक है, सो इलेक्शंस क्यों जरूरी है, क्योंकि वो बताता है लॉस, पॉलिसीज को, ये कंट्री को रूल कर लोगों के उस पर रूल करेगी, एंड कौन से जो डिसीजन है वो उनके बिहाफ पे लिए जाएंगे. नाउ व्हाट मेक्स इलेक्शंस डेमोक्रेटिक, इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक कौन बनाता है. लेट अस टेक एन एग्जांपल. अगर एक इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, हम कह रहे हैं दैट वो इलेक्शन हो रहे हैं जिसमें वुमेन को राइट टू वोट नहीं मिल रहा है, एंड क्वेश्चन आता है दैट इज द इलेक्शन, आर द इलेक्शंस फ्री एंड फेयर. सो सिंपल, सबसे मतलब मेजोरिटी ऑफ द लोगों का जवाब होगा, इनफैक्ट सबके लोगों का जवाब होगा दैट नो मैम, द इलेक्शंस आर नॉट डेमोक्रेटिक. किस वे में कहा हमने दैट इलेक्शंस आर नॉट डेमोक्रेटिक, कि मैम इधर सबको वोट नहीं मिल रहा ना, सबको राइट टू वोट नहीं मिल रहा, इधर वुमेन को राइट टू वोट नहीं मिल रहा, है ना, तो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज कहाँ पर है इधर, है ना. सो ऐसे कुछ ऐसे वेज होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं दैट इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक और नो. ठीक है, सो इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन मेनी वेज, कई सारे वेज में होते हैं. जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती है वो इलेक्शंस को होल्ड करती है, लेकिन जरूरी नहीं कि जितने भी इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक तरीके से ही हो, बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शंस. पढ़ा था जैसे मैक्सिको, चाइना. ठीक है, आ जाते हैं फर्स्ट. Everyone should be able to choose. This meant that everyone should have one vote and every vote should have equal value. सबसे पहले हो गया हमारा दैट हर एक किसी के पास चॉइस होनी चाहिए, should be able to choose. हर एक इंसान चूज करेगा. ऐसा नहीं है कि विमेन के पास वो राइट नहीं है वोट करने का,
है ना, दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट, और हर एक वोट की इक्वल वैल्यू होगी। प्राइम मिनिस्टर की वोट की इतनी वैल्यू होगी जितनी एक बेगर के वोट की वैल्यू होगी। सो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, हर एक इंसान के पास राइट टू वोट होगा और उसकी उतनी ही वैल्यू होगी। नेक्स्ट, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम, मतलब चॉइस होनी चाहिए। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड शुड ऑफर रियल चॉइस टू द वोटर्स। सो सेकंड क्या हो गया, दैट कोई चॉइस होनी चाहिए। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स दे शुड बी फ्री, उनके पास इतना राइट होना चाहिए दैट वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे एंड वोटर्स को रियल चॉइस दे, झूठी मूठी ना दे। नेक्स्ट इज दैट द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स, हर कुछ साल बाद होनी चाहिए, जिससे अगर जो लोग, देखो अगर कोई हमें, हमारी डेमोक्रेसी ये क्या करती है, देती है, ये हमें फ्रीडम देती है कि अगर कोई भी, फॉर एग्जांपल लेट दी पार्टी बी ए, और ए पार्टी जो है मेजोरिटी में आती है, लेकिन वो 2 या 3 साल बाद या 1 साल में ही काम खराब करना स्टार्ट कर देती है, तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। सो अगर हमें लगता है दैट ये अच्छा नहीं है, हम उसे चेंज भी कर सकते हैं, एंड रेगुलर जो इलेक्शंस होने चाहिए। नेक्स्ट, द कैंडिडेट्स प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, वो कैंडिडेट, वो लीडर जो लोगों ने सिलेक्ट किया है, जिसने मेजोरिटी जीती है, वो ही इलेक्ट होएगा, वो ही लीडर बनेगा। नेक्स्ट, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन ए फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर मैनर से होने चाहिए, जहाँ पर जो लोग चाहेंगे वो ही होएगा। सो अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, सो यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज में आ जाएगा, रेगुलर इंटरवल्स आ जाएगा, एंड क्या आएगा, चॉइस आनी चाहिए, दे शुड ऑफर रियल चॉइस टू द पीपल। नेक्स्ट, फ्री एंड फेयर आ जाएगा, एंड द कैंडिडेट्स प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। नाउ इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊंगी। सीन, एक क्लास है, 60 बच्चों की क्लास है, जिसमें से 10 बच्चे टॉपर हैं, ठीक है ना। अगर वो जो 10 बच्चे टॉपर होंगे तो उनके बीच में कंपटीशन तो लगा रहेगा। अब हम आ जाते हैं दूसरी क्लास जो कि है बी क्लास, है ना। उधर जो बच्चे हैं वो सिर्फ एक ही टॉपर बच्चा है, तो क्या वो किसके साथ कंपटीशन लगाएगा, क्या कंपटीशन होगा, नहीं होएगा, ठीक है। तो जो कंपटीशन होगा वो एक क्लास के बच्चों के बीच में होगा, एक क्लास के 10 बच्चों के बीच होगा। तो इज इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कंपटीशन, इसी बात को अगर हम पॉलिटिक्स में लागू करते हैं तो कई सारे लीडर्स होते हैं, उनके बीच में कंपटीशन होता है इलेक्शन को लेके। सो क्या ये पॉलिटिकल कंपटीशन होना अच्छा है? सो देखो, इलेक्शंस में कितने सारे लोग बैठते हैं, सो पॉलिटिकल कंपटीशन तो होएगा इलेक्शन में, एंड ये कंपटीशन कई सारी फॉर्म्स में होता है, और सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म जो है वो है दैट कंपटीशन जो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में लगता है, और कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल में जब पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में लगता है, कुछ कैंडिडेट के बीच में लगता है। और अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो अगर वो नहीं होंगे, कंपटीशन नहीं होएगा अगर, तो इलेक्शन पॉइंटलेस बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास एक ही चॉइस होगी तो अगर 2 भी होंगे ना, 2 के बीच में भी चिल्ड्रन कंपटीशन होता है ना। तो अगर चॉइस ही नहीं होगी तो इलेक्शन का कोई पॉइंट ही नहीं रहेगा, वो तो डिक्टेटर मान लो, वो मोनार्की मान लो, कुछ भी मान लो ना, तो इलेक्शन में होता ही यही है ना। लेकिन ये हमने पढ़ लिया, लेकिन क्या कंपटीशन होना जरूरी है? सो क्लियरली एन इलेक्टोरल कंपटीशन हैज मेनी डिमेरिट्स, उसके वो तो है, मेरिट्स तो है कि लोग अपने पसंद के चूज कर सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो इलेक्टोरल कंपटीशन होता है, जो इलेक्शन होते हैं, उसके डिमेरिट्स भी होते हैं। सबसे पहले आगे दैट इट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी, ठीक है। इसका मतलब होता है दैट वो किसी भी सोसाइटी में, किसी भी लोकेलिटी में डिसयूनिटी क्रिएट करते हैं। डिसयूनिटी मतलब कुछ लोग एक तरफ हो जाते हैं, कुछ लोग एक तरफ, स्ट्रेंथ नहीं आती, यूनिटी नहीं आती, ठीक है। डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट ईच अदर, लीडर्स झूठे एलिगेशंस लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, कुछ उनके पर्सनल मैटर्स उखाड़ के पॉलिटिक्स में ले आएंगे, है ना। आपने देखी होंगी कुछ प्रेसेस होती है टीवी पे, है ना, उसमें ये सब करते हैं। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस, जो पार्टीज होती है, कैंडिडेट्स होते हैं, गंदी तरीके यूज करते हैं इलेक्शन में जीतने के लिए, जैसे कभी किसी को मरवा देंगे, कभी कुछ कर देंगे, तो गंदी ट्रिक यूज करते हैं। सम पीपल से दैट दिस प्रेशर टू विन इलेक्टोरल फाइट्स डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेटेड, तो उनके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि उन्हें इलेक्शन जीतने हैं, पैसा मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, ये सब। सो अब वो क्या करते हैं, इसलिए वो ज्यादा टर्म की पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं करते, 5 से ज्यादा साल की। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर
कोई भी पार्टी है, ठीक है, वो क्या करेगी, वो जब वो अपने पावर में आएगी तो वो कई सारे क्या लेगी, डिसीजंस लेगी, कई सारी पॉलिसीज बनाएगी, लेकिन वो ज्यादा सालों की नहीं बनाती, क्योंकि उसे नहीं पता ना कि वो अगले साल जीतेगी या नहीं, तो इससे तो दूसरे कैंडिडेट, आने वाले कैंडिडेट का भला हो जाएगा ना, तो ये नहीं करते। और सबसे मेजर रोल यही है दैट सम गुड पीपल, जो मेजर गुड लोग होते हैं, वो इलेक्शंस में एंटर ही नहीं करते हैं, ठीक है। They do not like the idea of being dragged into unhealthy competition, ठीक है। So सबसे पहला क्या हो गया, that हमारा it creates a sense of disunity and fractionalism. Next हमारा हो गया that कैसे वो एक दूसरे के ऊपर गंदे गंदे एलिगेशंस लगाते हैं, डर्टी ट्रिक्स यूज करते हैं, अनसेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज फॉर्मुलेट नहीं हो पाती, ठीक है। इधर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं आपका, आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, ये मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। आई थिंक ये मुझे पढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा ना इसका, आप इसे रीड कर लेना, मैं इसे आपको सिंपल समझा देती हूँ। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्हें पता था दैट ये जो प्रॉब्लम्स है ये आएंगी ही, क्योंकि मतलब चॉइसेस आ रही है ना बीच में। सो फिर भी वो एक फ्री कंपटीशन को ऑप्ट करते हैं जिसमें लोगों के पास चॉइस होगी, और वो इसलिए करते हैं क्योंकि दिस सिस्टम वर्क्स बेटर इन ए लॉन्ग रन, ठीक है, ज्यादा टाइम तक ये सिस्टम चलेगा, मतलब लोगों का भी हेल्प होगा। तो देखो आइडल वर्ड की बात करें कि ऐसा वर्ड जब पॉलिटिकल लीडर्स अच्छे हो, उनका बस एक ही इच्छा हो कि वो कंट्री को सेव करे, ये तो सिर्फ आइडल वर्ड में ही होगा ना। रियलिटी में लोग अपने मुनाफे का सोचते हैं। पॉलिटिकल कंपटीशन इज नॉट नेसेसरी इन सच एन आइडल वर्ड में नेसेसरी नहीं होगा, लेकिन पॉलिटिकल लीडर, एक सेकेंड, बट दैट इज नॉट व्हाट हैपेंस इन रियल लाइफ। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। पॉलिटिकल लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक ऑल अदर प्रोफेशनल्स आर मोटिवेटेड बाय द डिजायर टू एडवांस देयर पॉलिटिकल करियर, जिससे वो ना करप्शन करते हैं, उनके पास पैसा आ जाए, तो उनकी ना एक इच्छा नहीं होती कि उन्हें लोग कंट्री को सर्व करना है, वो अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए भी ये गंदी गंदी चीजें भी करते हैं, ठीक है। दे वांट टू रिमेन इन पावर और गेट पावर एंड पोजीशंस फॉर देमसेल्फ, उन्हें पावर में रहना होता है तो इसलिए ये सब करते हैं। अब हम बढ़ जाते हैं आगे। आगे कहा गया, सो इफ ए पॉलिटिकल पार्टी इज मोटिवेटेड ओनली बाय डिजायर टू बी इन पावर, इवन देन इट विल बी फोर्स्ड टू सर्व द पीपल, दिस इज अ बिट लाइक द वे मार्केट वर्क्स। चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई शॉपकीपर इंटरेस्टेड है कि सिर्फ उसे अपना ही प्रॉफिट कमाना है, तो वो क्या देगा, कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देगा, और अगर वो नहीं देगा तो उसे पता है दैट जो लोग हैं वो उसकी शॉप पे नहीं आएंगे, उसकी शॉप से सामान नहीं खरीदेंगे। सिमिलरली पॉलिटिक्स में होता है, जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी इट इज मोटिवेटेड ओनली बाय डिजायर टू विन पावर, एक इच्छा होती है कि वो पावर में रहे। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे इलेक्शंस का सिस्टम क्या है, जिसमें हम पढ़ेंगे कैसे इलेक्शंस होते हैं। इधर आ जाते हैं। लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years, ठीक है। लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस हर 5 साल बाद होते हैं। आफ्टर 5 years द टर्म ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कम टू एन एंड, 5 साल बाद जितने भी इलेक्ट किए गए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनका एंडिंग का टाइम आ जाता है, मतलब अब दोबारा इलेक्शन होते हैं, ठीक है, और अगर वो जीत गए तो जीत ही गए, वरना उनको रिजाइन करना पड़ जाता है। आफ्टर 5 years द टर्म ऑफ ऑल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कम टू एन एंड, द लोकसभा और विधानसभा स्टैंड डिसॉल्व, इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम, either on the same day or within a few days। so जो इलेक्शंस होते हैं वो सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक ही टाइम पे होते हैं, एक ही दिन पे होते हैं, वरना आगे पीछे हो जाते हैं, जैसे मंडे को हो रहे, ट्यूसडे को, ऐसे हम। सो इसे हम कहते हैं जनरल इलेक्शन। लेकिन कभी कभी होता है जैसे एक ही रिप्रेजेंटेटिव है, वो मर गया, या वो कहते दैट अब वो रिजाइन कर देता है दैट अब मुझे रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनना, अब मुझे लीडर नहीं बनना। सो इसके लिए एक दोबारा इलेक्शन किए गए होते हैं, करवाए जाते हैं, जो कि सिर्फ उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में होते हैं, जिन्हें हम बाई इलेक्शंस कहते हैं। सो sometimes election is held only for one constituency to fill the vacancy caused by death or resignation of member, this is called by election, ठीक है। हम जनरल इलेक्शन पे फोकस करेंगे, बाई इलेक्शन में नहीं करेंगे अभी। Electoral constituencies. So you have read about the people of Haryana electing 90 MLAs. You may have wondered how did they ये छोड़ो,
इधर से आ जाते हैं। इन आर कंट्री वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। हमारी कंट्री पे एरिया बेस्ड सिस्टम फॉलो होता है। कंट्री को डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट एरियाज में इलेक्शन के पर्पसेस के लिए। कंट्री को डिवाइड करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में और कॉन्स्टिट्यूएंसीज को असेंबली में, ठीक है। सो इन्हें हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो जब इलेक्शंस के लिए कंट्री को डिवाइड कर दिया जाता है उसे हम इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। और वो वोटर्स जो उस एरिया में रहते हैं वो एक रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। फॉर लोकसभा इलेक्शंस और लोकसभा इलेक्शंस के लिए कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन, ये एमसीक्यू में आता है, ये देख लेना आप। और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो लीडर होते हैं, जो मेंबर खड़ा होता है, उसको बोलते हैं एमपी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एंड डेमोक्रेटिक इलेक्शन में होते हैं दैट एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, सो दैट इज व्हाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स दैट ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड हैव रफली इक्वल पॉपुलेशन लिविंग विद इन इट। इधर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, सिमिलरली हर एक स्टेट को किस में डिवाइड कर दिया जाता है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है। इन दिस केस जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन्हें हम कहते हैं एमएलए और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। Each parliamentary constituency has within it several assembly constituency। हर एक parliamentary constituency में उसकी कई सारी assembly constituencies होती हैं। ऐसी पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन में होते हैं। विलेजेस को वार्ड्स में बांट दिया जाता है, जैसे कंट्री को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है और स्टेट को असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ऐसी विलेज को वार्ड्स में बांट दिया जाता है। और हर एक वार्ड से एक एक मेंबर इलेक्ट किया जाता है। और समटाइम्स ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं ना, हम सीट्स एज ए सीट भी काउंट करते हैं। सो हम जब कहते हैं दैट लोग दल 160 सीट से रहने आना, मतलब 16 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसमें इधर इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ। अब हम आ जाते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मतलब सी, जब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वो रिजर्व की जाती है। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंटाइटल्स एवरी सिटीजन टू इलेक्ट हिज और हर रिप्रेजेंटेटिव एंड टू बी इलेक्टेड as the representative. The constitution makers, however, were worried in an open electoral competition, certain weaker sections may not stand a good chance to get the Lok Sabha and the state legislative assemblies. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है दैट हर एक सिटीजन के पास अधिकार है कि वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करे एंड वो खुद रिप्रेजेंटेटिव एज ए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट भी हो सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे दे वर वरीड कि एज इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन से ऐसे कई सेक्शंस है सोसाइटी के जिनके पास इतनी पावर नहीं है, तो उन्हें चांस ही नहीं मिलेगा। They may not have the required resources, education and contacts to contest and win elections against others. उनके पास या तो इतने अच्छे resources नहीं है, इतनी अच्छी education नहीं है, power नहीं है कि वो elections जीत पाए। And those who are influential and resourceful may prevent them from winning elections. और जो लोग पावर में है, जो लोग पावरफुल है, वो उन्हें इलेक्शन मतलब जीतने से या इलेक्शन में इलेक्ट करने से रोक ले। If that happens, our parliament and assemblies would be deprived of the voice of this significant section of our population. That would make our democracy less representative and less democratic. और ऐसा होता तो हमारी डेमोक्रेसी लेस डेमोक्रेटिक बन जाएगी क्योंकि सबको इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे हैं। पावरफुली क्या कर रहे हैं, अपना कब्जा जमा रहे हैं। So, the makers of our constitution thought of a special system of reserve constituencies for the weaker sections. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे वो एक स्पेशल सिस्टम के बारे में सोचते हैं जो कि था रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी। जितने भी वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए वो कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिजर्व कर देते हैं। Some constituencies are reserved for people who belong to the SC ST। तो कॉन्स्टिट्यूंसीज उन लोगों के लिए रिजर्व की जाती है जो SC से बिलोंग करते हैं, ST से बिलोंग करते हैं या कुछ OBCs के सेक्शन से बिलोंग करते हैं। सो इन ASC रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी ओनली समवन हु बिलोंग्स टू द SC कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन। अगर हम शेड्यूल कास्ट रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करें तो जो SC से बिलोंग करता है वही इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। ऐसी एसटी में होता है। करंटली इन द लोकसभा 84 सीट्स एससीज के रिजर्व है एंड 47 एसटीज के लिए रिजर्व है, ठीक है। दिस नंबर इज इन प्रपोर्शन टू देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन। Thus, the reserved seats for SC and STs do not take up the legitimate share of any other social group, ठीक है। So ये जो रिजर्व की गए सीट्स STs के लिए और STs के लिए वो किसी भी सोशल ग्रुप का उसकी लेजिटिमेट नहीं लेती, पावर नहीं देगी। This system of reservation was extended later to the other weaker sections at the district and local level, ठीक है। ये सिस्टम बाकी जितने weaker sections थे उधर भी extend कर दिया गया था। कई सारे स्टेट है जहाँ पर सीट्स रूरल में और अर्बन में
ओबीसी के लिए भी रिजर्व की गई है, ठीक है, और विमेन के लिए रिजर्व की गई है। वोटर्स लिस्ट क्या होता है? सो वंस द कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डिसाइडेड, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड हो गई। अब जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड होती है, नेक्स्ट स्टेप होता है दैट कौन वोट करेगा और कौन वोट नहीं करेगा। सो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है उन लोगों के लिए जो कि अभी इस साल 18 साल के हुए हैं, उन्हें जो है राइट टू वोट मिल जाता है। जो अभी 18 साल के हुए हैं या जो मर गए हैं उन्हें हटा दिया जाता है, उनका नाम नहीं आता है, या जो माइग्रेट कर गए। सो in a democratic election, the list of those who are eligible to vote is prepared much before the election and given to everyone. इसको हम इलेक्टोरल रोल भी कहते हैं, लेकिन कॉमनली हम इसे वोटर्स लिस्ट कहते हैं, ठीक है। This is an important step for it is linked to the first condition of a democratic election. Everyone should get an equal opportunity to choose representatives. ये important step होता है इलेक्शन का, क्योंकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने के लिए। अर्लियर वी रेड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ यूएएफ, हमने पढ़ा था ना सबको कैसे इक्वल राइट्स मिलने चाहिए 18 साल से ऊपर के मतलब चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, रेस से बिलोंग करते हो, चाहे वो विमेन हो चाहे वो मैन है ना। सो इन प्रैक्टिस इट मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, दैट हर एक इंसान के पास वोट करने का अधिकार होगा और उनके पास इक्वल वैल्यू होगी उनके वोट की। नो वन शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट विदाउट ए गुड रीजन, किसी भी रीजन के, किसी भी बेफालतू के रीजन के बिना उन्हें राइट टू वोट नहीं, ऐसा नहीं कि उन्हें राइट टू वोट नहीं मिलेगा जब तक गुड रीजन नहीं है, जब तक एक परफेक्ट रीजन नहीं है, बेफालतू का रीजन नहीं है। Different citizens differ from one another in many ways. Some are rich, some are educated. मतलब सेम different citizens एक दूसरे डिफरेंट करते हैं। हर एक पर्सन जो है अपने आप में यूनिक होता है। कुछ एजुकेटेड होते हैं, कुछ काइंड होते हैं, कुछ मतलब अमीर होते हैं, कुछ पुअर होते हैं, ये सब। बट ऑल ऑफ देम आर ह्यूमन बींग्स विद देयर ओन नीड्स एंड व्यूज। वो सारे ही ह्यूमन बींग्स है, सबके अपनी अपनी नीड्स है, सबके अपने अपने व्यूज है। दैट इज वाई ऑल ऑफ देम डिजर्व टू हैव एन इक्वल से इन डिसीजन दैट अफेक्ट देम। इसलिए हर एक इंसान के पास इक्वल राइट्स होने चाहिए। इन आवर कंट्रीज जितने भी सिटीजन जो 18 साल के 18 साल से बड़े हैं उनके पास राइट है कि वो किसी भी इलेक्शन में वोट करें। एंड एवरी सिटीजन हैज द राइट, हर एक सिटीजन के पास राइट है वोट करने का, नो मैटर व्हाट द पर्सन कास्ट इज और व्हाट द रिलीजन ऑफ दैट पर्सन इज। सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन्स विद अनसाउंड माइंड can be denied the right to vote but only in rare situations. तो जितने भी लोग होते हैं चिल्ड्रन जो मेंटली अनस्टेबल होते हैं, जो सुन नहीं सकते या जो हैंडीकैप्ड होते हैं, सिर्फ उन्हें ही ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब उन्हें वो राइट टू वोट नहीं मिलता। वरना जितने भी अडल्ट सिटीजन 18 साल से बड़े उन सबको वोट करने का अधिकार मिलता है। एंड ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन सबके नाम भी वो वोटर्स लिस्ट में लिखे। As new persons attain voting age, names are added to the voters list. And जैसी पर्सन 18 साल का होता है उसका नाम उस वोटर्स लिस्ट में ऐड हो जाता है। एंड वो लोग जो कि माइग्रेट कर गए दूसरी जगह या जो मर गए हैं उनका नाम जो है डिलीट कर दिया जाता है। A complete revision for this list takes after every 5 years. हर 5 साल बाद इस लिस्ट को रिवाइज किया जाता है and this is done to ensure that it remains up to date. और ये क्यों किया जाता है? जिससे ये लिस्ट up to date रहे, अपडेटेड रहे। In the last few years, a new system of EPIC has been introduced. अभी इन रिसेंट ईयर्स में एक नया सिस्टम जो है लागू किया गया है जो कि EPIC का, दैट इज इलेक्शन वोटर आइडेंटिटी कार्ड, जो कि गवर्नमेंट देती है हर एक वोट करने वाले इंसान को जो वोटर है। So the government has tried to give this card to every person on the voters list. The voters are required to carry this card when they go out to vote so that no one can vote for someone else. ये गवर्नमेंट ने दिया था वोटर को, और ये वोटर जो है जितने भी लोग होते हैं, जितने वोटर्स होते हैं, जब वो वोटिंग के लिए जाते हैं उन्हें कैरी करना पड़ता है। लेकिन ये कार्ड ना सो दैट कोई भी मतलब दूसरे की जगह वोट ना करे। और ये कार्ड ना ऐसा नहीं कि ज़रूरी है, कंपलसरी है। मतलब इस अगर आपको वोट करना है तो वोटर्स आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ऐसा भी कुछ दिखा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, कैन से कैंडिडेट को नॉमिनेट किया जाता है। सो जस्ट अ मिनट। Anyone who can be a voter and also be
कैन ऑल्सो बी ए कैंडिडेट इन इलेक्शन। कोई भी ऐसा इंसान जो मतलब वोटर है वो कैंडिडेट भी बन सकता है, लेकिन वो अपने आप को वोट नहीं दे सकता, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज दैट इन ऑर्डर टू बी ए कैंडिडेट, अगर कैंडिडेट बनना पड़ता है, अगर आपको कैंडिडेट लीडर एज ए लीडर अपॉइंट होना है तो मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए, और अगर वोटर बनना है तो मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए, 18 साल तक बड़ी होनी चाहिए। और कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस भी है जो क्रिमिनल्स पे की गई है, ठीक है। बट बहुत एक्सट्रीम केसेस में पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट द कैंडिडेट्स हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट। अब फॉर एग्जांपल ए पार्टी, लेट द पार्टी भी ए, जिससे एक राम सिंह खड़ा हो रहा है, तो राम सिंह को अपनी पार्टी का सिंबल और सपोर्ट दोनों मिलेगा, और पार्टी की जो नॉमिनेशन टिकट होती है उसे, पार्टी का जो नॉमिनेशन होता है उसे हम पार्टी टिकट कहते हैं। एंड एवरी पर्सन हु विशेस टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, जो कैंडिडेट बनना चाहता है उसे नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है, एंड कुछ मनी देनी होती है सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से, सो दैट कभी कभी क्या होता है ना कि वो बंदा रिजाइन कर दे या वो कह दे मेरा मन नहीं कर रहा, तो जो जितना भी मनी उसके कैंपेनिंग स्पेंड किए जाते हैं जिससे वो उसके इक्विवेलेंट हो जाए। सो रिसेंटली ए न्यू सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। एक नया सिस्टम सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है, लागू किया, इंट्रोड्यूस किया। एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक ए लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल्स, और हर एक कैंडिडेट को ये कोई लीगल डिक्लेरेशन भरनी होती है जिसमें उसको लिखने होते हैं दैट क्या उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, कुछ ऐसे क्रिमिनल केसेस जो उसके ऊपर लगे हुए हैं, नेक्स्ट उसकी क्या प्रॉपर्टी है, उसकी क्या लेबिलिटीज़ है, और उसकी फैमिली की, और कितना वो पढ़ा लिखा है, जिससे जो लोग हैं उन्हें मतलब उसमें वोट करने में आसानी हो, ठीक है। नाउ अब आगे आ जाते हैं हम। इलेक्शन कैंपेन, कॉन्स्टिट्यूएंसी सिलेक्ट कर ली, और हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया था, जब वोटर्स लिस्ट में नाम भी लिखा गया, नॉमिनेशन भी हो गए, अब हम पढ़ेंगे कैसे उसकी कैंपेनिंग होती है। सो द मेन पर्पस ऑफ इलेक्शन इज टू गिव पीपल ए चांस टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स, द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज दे प्रेफर। तो जो मेन पर्पस होता है इलेक्शन का वो ये होता है दैट लोगों को चांस मिले कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करे, या तो गवर्नमेंट उन गवर्नमेंट को चूज करे, उन पॉलिसीज को चूज करे जो प्रेफर करते हैं उन लोगों के पॉलिसीज को। Therefore it is necessary to have a free and open discussion about who is a better representative, which party will make a better government, or what is a good policy. तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक फ्री एक ओपन डिस्कशन हो कि कौन अच्छा रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, किसकी जो गवर्नमेंट है वो कौन सी अच्छी पॉलिसी लाएगी, ये सब। सो इलेक्शन कैंपेन में यही होता है हमारी कंट्री में। इलेक्शन के होने से पहले जब अनाउंसमेंट होती है ना इलेक्शन की, उसके 2 हफ्ते पहले से ये कैंपेन स्टार्ट हो जाते हैं। इस पीरियड में जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने वोटर्स से कांटेक्ट करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो लोगों के घरों में जाते हैं, है ना, उनको खाना खाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ऐसे ज़रूरी नहीं वो खाना ही खाए, कुछ लीडर्स होते हैं वीडियो डाल देते हैं जबकि खाते वाते नहीं है वो उसके घर में, है ना, ठीक है। कैंडिडेट्स कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स, पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेस इलेक्शन मीटिंग्स, एंड पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स। एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन भरे होते हैं इन चीज़ों की, इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज से, उनके डिबेट से, यही चीज़ होती है, यही टाइम पीरियड होता है जिसमें वो प्रेस लेते हैं, है ना। लेकिन इलेक्शन कैंपेन लिमिटेड नहीं होता 2 हफ्ते तक ही, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के लिए महीनों पहले से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। जस्ट अ मिनट चिल्ड्रेन। हाँ, सो इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो किस पे फोकस करती है, सो वो किस जितने पब्लिक अटेंशन, जितने बिग बिग इश्यूज है, फॉर एग्जांपल अगर इन्हें लग रहा है दैट ये इशू है जिस पे जो पब्लिक है वो बहुत अटैच है, तो वो उनके पॉजिटिव साइड पे बात करेंगे सो दैट उन्हें मेजॉरिटी मिल जाए। They want to attract the public to that issue and get them to vote for on their party basis, ठीक है। अब ऐसे कुछ वो है स्लोगन्स जो कि कई सारी पार्टी यूज करती थी, जैसे कांग्रेस पार्टी जो कि इंदिरा गांधी लेड करती थी, उन्होंने स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ गरीबी, मतलब पॉवर्टी एंड हटाओ मतलब रिमूव पॉवर्टी, 1971 के लोकसभा इलेक्शन में, ठीक है।
सेव डेमोक्रेसी जनता पार्टी ने दिया था स्लोगन, ठीक है, जयप्रकाश नारायण के उसमें अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण, जो कि 1977 के लोकसभा में था। लैंड टू द लेफ्ट फ्रंट स्लोगन यूज, जो लेफ्ट फ्रंट पार्टी थी वो लैंड टू द टिलर स्लोगन यूज किया था वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन में 1977 में। और ये एन टी रामाराव ने स्लोगन यूज किया था, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस, ठीक है। और पार्टी कौन सी थी? तेलुगु देशम पार्टी। सो डेमोक्रेसी में कई सारे ऐसे लोग हैं जो क्या चीज स्लोगन यूज करते हैं टू विन द इलेक्शंस, टू गेट द मेजोरिटी ऑफ लोग पीपल, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, use government resources for election campaign and spend more than 25 lakh in a constituency for a Lok Sabha election or a 10 lakh in a constituency in an assembly election. जस्ट मिनट में पानी पी लूँ, मेरा ना बहुत ज़्यादा गला खराब है। सो इलेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी पार्टी या कैंडिडेट वोट्स को खरीद नहीं सकता, कास्ट या रिलीजन के नाम पे वोट को गेन कर सकता, अपनी मेजोरिटी गेन कर सकता, इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए गवर्नमेंट रिसोर्सेज यूज कर सकता है। अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे इलेक्शन हो रहे हैं तो 25 लाख से ज़्यादा स्पेंड कर नहीं सकता, और अगर असेंबली में हो रहे हैं तो 10 लाख से ज़्यादा। और अगर ये कुछ ऐसा करते हैं तो उनका इलेक्शन कोड रिजेक्ट कर देता है, ऑल तो उन्हें फॉर एग्जाम्पल मेजोरिटी मिल गई है ना, लेकिन अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो उन्हें क्या मिल जाता है? रिजेक्शन मिल जाता है। सो इन लॉज के अलावा और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है कंट्री में, उन्हें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है इलेक्शन कैंपेन के लिए, जिसके मुताबिक, जिसके अकॉर्डिंग नो पार्टी कैंडिडेट कैन यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप और इलेक्शन प्रोपेगेंडा। इलेक्शन जैसे उन्हें पता है, फॉर एग्जाम्पल एक लीडर है, उसे पता था इस पर्टिकुलर रीजन में हिंदूज बहुत रहते हैं, तो वो हिंदू के टेम्पल्स को यूज करेगा इलेक्शन, जो मेजोरिटी हिंदूज की उन्हें गेन करने के लिए। गवर्नमेंट व्हीकल्स, वही गवर्नमेंट रिसोर्सेज इन्हें यूज़ नहीं कर सकता, और एक बार इलेक्शंस अनाउंस हो गए तो मिनिस्टर्स कोई भी ऐसा बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते, या कोई भी ऐसा प्रोमिस नहीं कर सकते दैट वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अब हम पढ़ेंगे जब हमारा चलता है इलेक्शन, वो दे दिया, अब जब वोट्स की काउंटिंग होती है तो फाइनल स्टेज होता है इलेक्शन का, व्हेन जो वोटर्स होते हैं वो अपना वोट जो है कास्ट करने जाते हैं। दैट डे इज यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे। ये जो दिन होता है इसे मोस्टली इलेक्शन डे कहते हैं, और एवरी पर्सन हु, और जिस भी इंसान का नाम उस वोटर्स लिस्ट में होता है, वो नियर बाय पोलिंग बूथ जाता है, मतलब जो भी पोलिंग बूथ इसके उसके एरिया में लोकेट होता है, यूजुअली लोकल स्कूल में या गवर्नमेंट ऑफिस में होता है, ठीक है। उधर जितने भी नियर बाय उसके पोलिंग बूथ होते हैं वो उधर जाते हैं, और जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो जो इलेक्शन ऑफिशियल्स है वो उन्हें पहचानते हैं, उनके फिंगर पे ना एक मार्क लगा देते हैं, हम देखा होगा कि वो कैसे मार्क लगा देते हैं जो कि हटता नहीं है एक एक महीने तक, है ना, वो लगा देते हैं और तभी वो वोट कास्ट कर सकते हैं। अब वो इस मार्कर का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी में ना कभी कभी ऐसा होता है एक दिन ये इलेक्शन इस कॉन्स्टिट्यूंसी की होगा, एक दिन दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो ताकि वो, अब एक वोट उसने फॉर एग्जांपल ए जगह पे कर ली तो वो दूसरी वोट बी जगह पे ना करे, क्योंकि उसके हाथ में निशान आ जाएगा तो वो कहेंगे तुमने तो पहले से वोट कर रखी है, ठीक है। और हर एक जो कैंडिडेट होता है उसका एक एजेंट जो है पोलिंग बूथ के अंदर बैठता है, सो दैट जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं वो फ्री एंड फेयर तरीके से ही हो, ठीक है। Earlier the votes, just a minute. Earlier the voters used to indicate who they wanted to vote for by pulling a stamp on the ballot paper. A ballot paper is the sheet of paper on which the names of the contesting candidates along with the party नेम्स एंड सिम्बल्स आर लिस्टेड। तो पहले के टाइम पे वोटर्स जो है वो एक बैलेट पेपर के थ्रू वोटिंग करते थे, मतलब एक बैलेट पेपर एक ऐसी शीट होती है जिसमें जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनके नाम लिखे हुए होते हैं, उनका पार्टी नेम होता है और सिंबल होता है। तो पहले के टाइम पे बैलेट पेपर भी करते थे, लेकिन आजकल ईवीएम मशीन्स आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ रही हैं जिससे वोट रिकॉर्ड किए जाते हैं, और उस मशीन में जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं अब उनके नेम आते हैं और पार्टी सिंबल्स आते हैं, और जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं फॉर एग्जांपल एक हो गई कांग्रेस, एक हो गई आप, एक हो गई बीजेपी, इसके अलावा ऐसी कुछ पार्टीज जो कि वो है मतलब जो
इंडिपेंडेंट है, जो छोटी छोटी पार्टीज है, उनका भी अपना सिंबल होता है, जो कि कौन अलॉट करता है, ईसी मतलब इलेक्शन कमीशन अलॉट करती है। जितने भी वोटर हैं उन्हें बटन को प्रेस करना होता है, जितना भी कैंडिडेट्स होना है उसके नाम के आगे वो होता है बटन होता है, उन्हें वो प्रेस करना होता है। एंड जैसे पोलिंग ओवर हो जाती है, जो वोट होता है वो ओवर हो जाता है, जितने भी ईवीएम्स होते हैं वो सील कर दिए जाते हैं और एक सिक्योर प्लेस पे, जहाँ मतलब ऐसा नहीं कि कई मतलब गद्दारी हो जाए, अनफेयर तरीका हो जाए, नो, सील कर दिए जाते हैं और एक सिक्योर प्लेस लेके चले जाते हैं। कुछ दिन बाद एक फिक्स कर दी जाती है डेट की, इस दिन इलेक्शन की रिजल्ट होंगे। जितने भी ईवीएम्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज थे उसे उन्हें ओपन किया जाता है, वोट्स जो कि हर एक कैंडिडेट ने सिक्योर की है, वो गेन की है, उन्हें काउंट किया जाता है। एंड जितने भी कैंडिडेट के एजेंट्स होते हैं वो उधर प्रेजेंट होते हैं, जिससे वो उन्हें पता चलता रहता है जो काउंटिंग हो रही है वो अच्छी तरह हो रही है, फ्री तरीके से हो रही है। एंड वो कैंडिडेट जिसको हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी से, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो इलेक्टेड डिक्लेयर हो जाता है। एंड इन जनरल इलेक्शन में बात करें तो यूजुअली जब वोट्स की काउंटिंग होती है, सो यूजुअली द काउंटिंग ऑफ वोट्स इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूंसीज टेक प्लेस एट द सेम टाइम पे सेम दिन में। टेलीविजन चैनल्स, रेडियो एंड न्यूज़पेपर्स जो है वो इस इवेंट की रिपोर्ट देते रहते हैं। हम देखोगे टीवी चलता रहता है घर में कि इस पार्टी ने गेन कर ली, ये पार्टी जीतेगी, है ना, तो वो रिपोर्ट देते रहते हैं और कुछ घंटों बाद काउंटिंग के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाते हैं एंड ये पता चल जाता है दैट कौन क्या बनेगा एक पर्टिकुलर कंट्री का लीडर, पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में का इलेक्टेड लीडर बनेगा। नाउ व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक, ये हम पढ़ते हैं। So most of these reports are about the following. We get to read a lot about unfair practices in election. हमें कई सारा सुना था क्या क्या unfair practices election में यूज़ की जाती हैं। Newspapers and television reports often refer to such allegations. बहुत कम होता है कि वो इन allegations को दिखाती हैं। उनमें से कई सारी reports हैं जो कि है इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन द वोटर्स लिस्ट। जो गलत नाम है उनको वोटर्स लिस्ट में डाल देते हैं और जो सही नाम है उनको वोटर्स लिस्ट से हटा देते हैं। नेक्स्ट इज जब गवर्नमेंट फैसिलिटीज को मिसयूज किया जाता है, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट इज जब मनी का एक्सेसिव यूज़ किया जाता है, बिग पार्टीज या रिच कैंडिडेट जब एक्सेसिव यूज़ करते हैं मनी का। एंड नेक्स्ट जब वोटिंग को खरीदा जाता है, जैसे आई डोंट रिमेंबर दिस स्टेट करेंटली, आप मुझे कमेंट में बताना अगर आपको पता है। दैट जो इलेक्शन के दिन जो वो था कैंडिडेट, तो वो घर घर जाके 2000 रुपये उसने सबको दिए थे कि तुम मुझे वोट करना, मैं वो करूँगा, ये सब। तो ये सारे इलीगल तरीके हैं ना, वोट को कैसे खरीद रहे हो आप, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, ईसी होती है, इलेक्शन कमीशन होती है जो इंडिपेंडेंट होती है। इंडिया का प्रेसिडेंट उसे अपॉइंट करते हैं और ईसी को रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। और ईसी जो है यही मेंटेन करती है, दैट इंश्योर करती है जितने भी वोटिंग है वो फ्री एंड फेयर तरीके से होती है। So one simple way of checking whether elections are free or are fair or not is to look at who conducts the election. तो अगर आपको पता लगाना है दैट इलेक्शन अच्छी तरीके से हो रहे हैं नहीं, तो आप किसी को देखो जो इलेक्शन कंडक्ट करवा रहा है। So the answer to all these questions is quite positive for a country. In our country, elections are conducted by independent and very powerful EC. हमारी कंट्री में इलेक्शन एक इंडिपेंडेंट और एक पावरफुल बॉडी करवाती है जो कि है इलेक्शन कमीशन या ईसी। इट एंजॉयज द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशियरी एंजॉयज। जैसे आप पता है जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, उसी तरीके से ईसी भी इंडिपेंडेंट है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो सीईसी होता है, जो इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसे कौन इलेक्ट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट करता है। और एक बार अपॉइंट हो गया तो सीईसी को रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है एंड वो प्रेसिडेंट को या गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं होती है। एंड इवन इफ द रूलिंग पार्टी डज नॉट लाइक व्हाट द इलेक्शन कमीशन डज, तो वो ये सीईसी को रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। Very few election commissions in the world have such wide-ranging powers as the EC of India. Now, अब इसके functions पढ़ेंगे। EC takes decision on every aspect. अच्छा, ये क्वेश्चन ना, ये वाला जो पार्ट है ये बहुत बच्चों को हार्ड लगता है, तो इसके लिए मैं आपको एक इजी तरीका बताऊंगी, ठीक है। जस्ट अ मिनट, चिल्ड्रन में अभी आई, ठीक है।
ओके, तो मैंने एक ना नोटबुक निकाल ली है और पता है मैं ना नोटबुक से ऐसे अच्छी तरह समझा पाती हूँ नोटबुक में लिख लिख के। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ इसका एक शॉर्ट सा तरीका। जस्ट अ मिनट। ओके, सो ईसी को सबसे, अगर ईसी के आ जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है ईसी को कौन इलेक्ट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। ये एक कंप्लीट इलेक्शन प्रोसेस रेगुलेट करती है एंड ये कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो कि कैंडिडेट्स को फॉलो करना पड़ता है। सो इट इम्प्लीमेंट्स कोड ऑफ कंडक्ट एंड और कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, जो इलेक्शंस के ऊपर रूल्स या नॉर्म्स होते हैं एंड ये चेक करते हैं कि कोई गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का मिसयूज तो नहीं कर रहा है। ठीक है, EC takes decision on every aspect of conduct and control of decisions from the announcement of elections to the declaration of results। हर एक मैटर पे वो मतलब डिसीजन लेती है एंड इलेक्शन पे कंट्रोल करती है तब जब तक इलेक्शन अनाउंस होते हैं, तब तक जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता इलेक्शंस का। और वो ये इम्प्लीमेंट करती है कि सब कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करें और उन लोगों को पनिश करती है जो इसको वायलेट करते हैं, जो इसको फॉलो नहीं करते। इलेक्शन के पीरियड में ईसी जो है वो गवर्नमेंट को ऑर्डर कर सकती है कि वो कुछ गाइडलाइंस फॉलो करें जिससे जो मिसयूज होता है गवर्नमेंटल पावर का वो प्रिवेंट ना हो एंड टू एनहांस इट्स चांसेस टू विन इलेक्शंस और टू ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। मैंने आप बता दीजिए एंड इलेक्शन ड्यूटी पे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं जो कि ईसी के अंडर कंट्रोल, जो ईसी के अंडर वर्क कर रहे होते हैं, वो किसके कंट्रोल में होते हैं, इलेक्शन कमीशन के। इन द लास्ट 25 ईयर्स और सो, पिछले लास्ट 25 सालों में जो ईसी है वो अपनी पावर जो है EC has begun to exercise all its powers and even expand them। ठीक है, आप पता है कैसे expand कर रही है धीरे धीरे करके हम। It is very common now for the EC to reprimand the government and administration for their lapses। इधर इतना कुछ important नहीं है। When election officials come to the opinion that polling was not, अच्छा जब जो election officials होते हैं वो अब वो उन्हें लगता है जो polling है वो fair तरीके से नहीं हुई है किसी भी constituency में, तो वो एक रिपोल ऑर्डर कर सकता है इसी, जिसमें वो कह सकते हैं दैट पूलिंग अच्छी फेयर एंड फेयर तरीके से नहीं हुई। द रूलिंग पार्टीज ऑफन डू नॉट लाइक व्हाट द ईसी डज। रूलिंग पार्टीज का कई बार ऐसा है कि उन्हें पसंद नहीं आते ईसी क्या करिए, वो हमारे खिलाफ जा रही है, वो करिए, लेकिन उन्हें ओबे करना पड़ता है क्योंकि एक पावरफुल और इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। This would not happen if the EC was not independent and powerful, लेकिन just because वो powerful है तो उन्हें भी उसके बाद EC की बात माननी पड़ती है। अब हम आ गए ऑलमोस्ट अपने लास्ट सीरीज पे चैप्टर के, दैट इज पॉपुलर पार्टिसिपेशन। ठीक है, सो एक तो वो हो गया इलेक्शन को चेक करने का फ्री एंड फेयर तरीके से हो रहे हैं नहीं, ये पता लगाना दैट उसी इलेक्शन को कंडक्ट कौन कर रहे हैं। नेक्स्ट वे है ये देखना कि पीपल उसमें बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट के साथ, एंथुसियाज्म के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं। अगर इलेक्शन प्रोसेस फ्री एंड फेयर नहीं होएगा तो लोग जो है ना वो इतनी एंथुसियाज्म के साथ जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसमें एक वो बताया कुछ कंक्लूजन्स दे रखे हैं। People's participation in election is usually measured by voter turnout figures। जो लोगों का पार्टिसिपेशन होता है इलेक्शन में कौन कैसे मेजर होता है, टर्नआउट फिगर्स का। टर्नआउट फिगर्स होते हैं कि कितने एलिजिबल वोटर्स हैं जो कास्ट करते हैं वोट। पिछले 50 सालों में जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका है उसमें टर्नआउट बहुत कम रहा है और इंडिया में हमें या तो स्टेबल रहा है या बहुत ज़्यादा ही रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, कितना रह रहा है हमारा, गॉड इतना भी रह रहा है अभी। ओके, In India, the poor, illiterate and the underprivileged people vote in larger proportion as compared to the rich and privileged sections। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो जितने भी गरीब लोग होते हैं, जितने भी अनएजुकेटेड लोग होते हैं, जितने भी अंडर प्रिविलेज्ड पीपल होते हैं वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा वोट करते हैं क्योंकि ना उन्हें लगता है ठीक ऐसा तरीका जो हमें राइट देता है ना। फॉर एग्जाम्पल इन दी यूएसए जो पुअर पीपल होते हैं या जो अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं, मतलब जो अफ्रीका के रहने वाले होते हैं, वो कम वोट करते हैं, लेकिन इंडिया में ठीक उसका अपोजिट होता है। थर्ड पढ़ेंगे, कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू इलेक्शन। जो कॉमन पीपल है वो इलेक्शन से बहुत अटैच होता है, उन्हें लगता है दैट इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर प्रेशर आता है और वो पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करते हैं जो लोगों के लिए
अच्छी होती है, जो लोगों के फेवर में होती है। द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज हैज बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। सालों से जो इंटरेस्ट है वोटर्स का इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज में वो बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जब 2004 में इलेक्शंस हुए थे, सो 1/3 से भी ज़्यादा ऐसे वोटर्स थे जिन्होंने जो कैंपेनिंग होती है, उसमें जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें पार्टिसिपेट किया था। And more than half of the people identified themselves as being close to one or other political party. 1 out of every 7 voters is a member of political party. ये तो ठीक है। Acceptance of election outcome, जब इलेक्शन आता है तो उसे एक्सेप्ट करना। So one final test of the free and fairness of election has in the outcome itself. If the elections are not free and fair, अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होंगे तो आउटकम हमेशा पावरफुल को ही मिलेगा। वेयर हमारी कंट्री में ऐसा होता है कि जो रूलिंग पार्टी है अगर वो पावरफुल है, इलेक्शन हार जाती है तो ऐसा नहीं कि उसे ही मेजोरिटी मिलेगी, गरीब जो स्मॉल इंडिपेंडेंट पार्टी है उसे भी मिल जाएगी अगर लोगों ने उसे जिताया है। इन सच ए सिचुएशन द रूलिंग पार्टी डज नॉट लूज इलेक्शंस। यूजुअली द losing party does not accept the outcome of rigid election. The outcome of India's election speaks for itself. चिल्ड्रन, मेरे इतना गले में दर्द हो रहा है, गॉड। The ruling parties routinely lose elections in India both at the national and state level. तो जो रूलिंग पार्टीज होती है अगर वो फ्री एंड फेयर होगी, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि वो मतलब हर बार जीतेगा। मतलब जी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें रूलिंग पार्टी जो है वो बार बार जीते, लेकिन अगर फ्री एंड फेयर होंगे, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, तो नेशनल या स्टेट लेवल पे वो लूज कर सकती है। इनफैक्ट एवरी 3 में से हर 2 इलेक्शन में ऐसा होता है दैट रूलिंग पार्टी हार जाती है। ऐसा बहुत कम केसेस में होता है कि 5 साल पहले भी रूलिंग पार्टी कर रही थी रूल, अब भी ये कर रही है। इन द यूएस एन इंक्यूमेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रियरली लूजेस एन इलेक्शन। ठीक है, अब अगर हम बात करें यूएस की, है ना, तो एक सेकेंड, हाँ, अगर हम बात करें किसकी, यूएस की, यूएस में ऐसा बहुत रेयर होता है। इंक्यूबेंट मतलब होता है जो पॉलिटिकल ऑफिस का अभी जो करंटली उधर पावर में जो करंटली अभी होल्ड कर रहे हैं। सो इन द यूएस एंड इंक्यूबेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वो रियरली इलेक्शन को लूज करते हैं, वेराज इंडिया में ऐसा नहीं होता। कैंडिडेट्स हु आर नोन टू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग वोट्स एंड दोज विद नोन क्रिमिनल कनेक्शंस ऑफन लूज इलेक्शन। मोस्टली वो कैंडिडेट जिनका क्रिमिनल कनेक्शंस होते हैं, जो बहुत मनी स्पेंड करते हैं, वो मोस्टली इलेक्शंस हार जाते हैं। नेक्स्ट, बैरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शंस द इलेक्टोरल आउटकम्स आर यूजुअली एक्सेप्टेड एज पीपल्स वर्डिक्ट बाय डिफीटेड पार्टी। ये तो समझ ही आ गया होगा क्या क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के चैलेंजेस होते हैं। इधर कुछ है नहीं आपका, इधर से आ जाते हैं। इसके लिए मैं बताती हूँ आपको शॉर्ट पॉइंट्स में, ये मैं बताती हूँ। सबसे पहले है दैट यूज ऑफ मसल पावर एंड मनी पावर, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है पैसों का इलेक्शंस को जीतने के लिए। नेक्स्ट इज जब पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन एंटर कर जाता है, ठीक है, तब नेक्स्ट जब फैमिलीज को डोमिनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि वोट का कास्ट करना चाहता था लेकिन उसे वोट नहीं, मतलब वोट करने के लिए सीट नहीं मिली, तो वो अगले टाइम अपनी वाइफ को बिठा देगा, मतलब क्योंकि आपको पता है वीमेन के लिए रिजर्व होती है सीट, और मतलब ऑल्दो उन्हें कुछ पता ना हो वीमेन को, वो उसके पीछे से लड़ेगा, ठीक है। डिसएडवांटेज स्मॉलर पार्टीज या इंडिपेंडेंट बॉडीज और ऑर्डिनरी सिटीजन्स को कोई चॉइस नहीं मिलती। अब मैं आपको ये समझा देती हूँ। सो कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री बट दे डू एंजॉय ए बिग अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट। वो कैंडिडेट्स, वो पार्टीज जिनके पास बहुत पैसा होता है, उन्हें ये ना पता हो कि वो जीतेंगे या नहीं, लेकिन उनके पास एक एडवांटेज होता है, अनफेयर एडवांटेज स्मॉलर और इंडिपेंडेंट पार्टीज से ऊपर। ओके, इस कंट्रीज के कुछ पार्ट्स में ऐसा होता है दैट कैंडिडेट जिनके क्रिमिनल कनेक्शन होते हैं, मतलब वो इतना जीत नहीं पाते इलेक्शन और वो मेजोरिटी से टिकट छीन लेते हैं, टू पुश अदर्स आउट ऑफ इलेक्टोरल रेस एंड टू सिक्योर अ टिकट फ्रॉम मेजर पार्टीज, ठीक है। सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज, टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव्स फ्रॉम दीज फैमिलीज। ये मैंने आपको बता दिया। वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स। सी, अगर आप हमारी इंडिया में बात करो, कितनी पार्टी है, बीजेपी, कांग्रेस, आप,
और कौन सी पार्टी की, चलो एक और पार्टी लेट कर लो, लेकिन उनके अलावा तो और कोई है ही नहीं ना, उनमें से ही चूज करते रहो। सो ऐसे कई कम इलेक्शंस होते हैं जिसमें ज्यादा चॉइस मिलती है, वरना बाकी इलेक्शंस में चॉइस ही नहीं मिलती। जितने भी छोटी पार्टीज होती हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, बिग मतलब उन्हें छोटा ट्रीट किया जाता है एज टू कम्पेयर टू बिगर पार्टीज, है ना। मतलब ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाता है। ये थे हमारे चैलेंजेस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर मैराथन का पार्ट 2, दैट इज डेमोक्रेटिक राइट्स। सो लेट अस स्टार्ट। सो स्टार्ट करते हैं हम डेमोक्रेटिक राइट्स। डेमोक्रेटिक मतलब होता है डेमोक्रेटिक राइट्स। डेमोक्रेसी में क्या क्या राइट जरूरी होते हैं। सबसे पहले हमें कुछ केस स्टडी दे रखी है, वो हम पढ़ेंगे। 3 केस स्टडी आपको दे रखी है। सबसे पहली केस स्टडी है ग्वांतानामो बे की, प्रिजन की। About 600 people were secretly picked up by the US forces from all over the world and put in a prison in Guantanamo Bay, an area near Cuba controlled by American Navy. 600 people को secretly pick कर दिया गया, मतलब उठा लिया गया पूरे वर्ल्ड से। किसने उठाया था? यूएस फोर्सेस ने। और एक क्यूबा के पास, ठीक है, एक प्रिजन है दैट इज ग्वांतानामो बे, उधर उन्हें रख दिया गया, ठीक है। क्यूबा अनस फादर जमील अल बन्ना वॉज अमंग देम। अनस के फादर जो जमील अल बन्ना थे वो उनमें से एक थे जिन्हें उठा लिया गया था। द अमेरिकन गवर्नमेंट सेड दैट दे वर एनिमीज ऑफ द यूएस एंड लिंक्ड टू द अटैक ऑन न्यूयॉर्क ऑन 11 सितंबर 2001। उनके पास प्रूफ नहीं था, बट स्टिल वो कहते हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट कह रही थी दैट हमने इन्हें इसलिए उठाया है क्योंकि हमें शक है इन पे कि ये जो लोग थे जो न्यूयॉर्क पर अटैक हुआ था 11 सितंबर 2001 में, ये उन्होंने करवाया था। सो इन मोस्ट केसेस द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्रीज वर not even asked or informed about the imprisonment. So देखो, उनको ऑब्वियसली बताना था, लेकिन उन्हें बताया भी नहीं गया कि हम तुम्हारी कंट्री से इन लोगों को उठा रहे हैं। Families, हाँ, like other prisoners, इल बन्ना's family got to know that he was in prison only through the media. इल बन्ना के जो फैमिली थी उन्हें भी कैसे पता चला? मीडिया के थ्रू पता चला कि वो प्रिजन में। Families of prisoners, media और even UN representatives were not allowed to meet them. जितनी भी prisoners की फैमिली थी, जो मीडिया थी, जो UN के लोग थे, यूएन के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो मिल नहीं सकते थे उन लोगों से, उन प्रिजनर्स से। एंड द यूएस आर्मी अरेस्टेड देम, इंटरोगेटेड देम एंड डिसाइडेड वेदर टू कीप देम देयर और नॉट। तो ये जो यूएस की आर्मी थी वो उन्हें अरेस्ट कर लेती है, उनसे कई सारे सवाल पूछती है और डिसाइड करती है कि वो उन्हें उधर रखेगी या नहीं। देयर वॉज नो ट्रायल बिफोर एनी मैजिस्ट्रेट इन द यूएस। ऐसा कोई ट्रायल नहीं हुआ, सीधा उन्हें प्रिजन में डाल दिया गया। नॉर कुड दीज प्रिजनर्स अप्रोच कोर्ट्स इन देयर ओन कंट्री, ठीक है। और ना ही वो जो प्रिजनर्स थे वो कोर्ट के पास जाके अपने राइट्स के लिए लड़ सकते थे कि हम एकदम से उठा दिया गया, वार्निंग नहीं दी गई, नहीं कर सकते थे। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टेड इंफॉर्मेशन ऑन द कंडीशन ऑफ द प्रिजनर्स इन ग्वांतानामो बे एंड रिपोर्टेड दैट द प्रिजनर्स वर बीइंग टॉर्चर्ड इन द वेज दैट वायलेटेड द यूएस लॉज। सो एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि क्या थी, एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन थी, वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है कि क्या क्या कंडीशन थी प्रिजनर्स की उस प्रिजन में, उस ग्वांतानामो बे में, और एंड रिपोर्टेड दैट, और बताती है दैट जो प्रिजनर्स हैं उन्हें उधर टॉर्चर किया जा रहा है, ठीक है। दे वर इवन डिनाइड द ट्रीटमेंट दैट इवन प्रिजनर्स ऑफ वॉर मस्ट गेट एज पर इंटरनेशनल ट्रीटीज। कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्हें देनी ही पड़ेगी, लेकिन उन्हें ऐसा ट्रीटमेंट भी नहीं मिल रहा था। Many prisoners had tried protesting against these conditions by going on a hunger strike. ऐसे कई सारे prisoners थे जो चाहते थे that वो मतलब उन्हें अरेस्ट ना किया जाए, उन्हें रिलीज कर दिया जाए, तो इससे वो कई सारे स्ट्राइक्स पे भी गए। But prisoners were not released even after they were officially declared not guilty. Although जो प्रिजनर्स थे उन्हें कह दिया गया था दैट दे आर नॉट गिल्टी, लेकिन तब भी उन्हें रिलीज नहीं करा जा रहा था। एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बाय द यूएन सपोर्टेड दीज फाइंडिंग्स। द यूएन सेक्रेटरी General said that the prisoners in Guantanamo Bay should be closed down. The US government refused to accept these planes. तो जो UN के सेक्रेटरी जनरल थे वो कहते थे that जो प्रिजनर है Guantanamo Bay के, ठीक है, उन्हें जो है वो कर देना चाहिए, उन्हें रिलीज कर देना चाहिए, लेकिन US गवर्नमेंट क्या करती है, उन्हें
मतलब उनकी जो बात है वो नहीं मानती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, वो हमारी थी गुआंतानामो बे की। अब हम पढ़ेंगे सिटीजन के राइट सऊदी अरेबिया में कैसे हैं। तो सऊदी अरेबिया में क्या है, मोनार्की। ठीक है, सो the country is ruled by a hereditary king and the people have no role in electing or changing the rulers. उधर मोनार्की चलती है, एक किंग रूल करता है उधर, और ऐसा होता है कि उसका बेटा फिर किंग बन गया, फिर उनका बेटा किंग बन गया। सो किंग को एक हेरिडेटरी किंग रूल करता है एंड लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है, कोई रोल ही नहीं है कि वो लीडर्स को इलेक्ट करे या लीडर्स को चेंज करे। द किंग सिलेक्ट्स द लेजिस्लेटर एज वेल एज एग्जीक्यूटिव। किंग के पास ही पावर होती है लेजिस्लेटर को सिलेक्ट करने की, एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट की। लोगों के पास कुछ पावर नहीं होती। ही अपॉइंट्स दिस जजेस एंड कैन चेंज एनी ऑफ देयर डिसीजंस। उसके पास पावर होती है जजेस को अपॉइंट करने की एंड वो डिसीजंस उनके चेंज भी कर सकते हैं। सिटीजन्स के पास इतना भी राइट नहीं होता कि वो पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म कर पाए या कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर पाए। एंड मीडिया कैन नॉट रिपोर्ट एनीथिंग दैट द मोनार्क डज नॉट लाइक। मीडिया टीवी में कुछ भी ऐसा नहीं दिखा सकती जो मोनार्क को अच्छा ना लग रहा हो, जो किंग को अच्छा ना लग रहा हो। ठीक है, देयर इज नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन है मतलब हर एक सिटीजन को मुस्लिम रिलीजन ही फॉलो करना पड़ेगा, और जो लोग हैं जो मुस्लिम नहीं है वो अपने रिलीजन को प्राइवेट में फॉलो कर सकते हैं लेकिन पब्लिक में नहीं कर सकते क्योंकि मुस्लिम उधर का ऑफिशियल रिलीजन है। नेक्स्ट, वुमेन को कई सारी चीज़ों पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है, मतलब उनके ऊपर पब्लिक रेस्ट्रिक्शंस है कि जो गवाही है एक मैन की, जो टेस्टिमनी है एक मैन की, वो किसकी इक्वल कंसीडर की जाएगी, 2 विमेन की। ठीक है, सो दिस इज ट्रू नॉट जस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया की ही नहीं है बात की गई, ऐसी कई सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर ये सारी कंडीशंस एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एथनिक मैसेकर इन कोसोवो। सो इधर से स्टार्ट करते हैं। So this was a province of Yugoslavia before it split. ठीक है, यूगोस्लेविया में ये एक जगह थी और उस जगह को बाद में बांट दिया गया था, तो पहले यूगोस्लेविया का ही हिस्सा थी। इन दिस प्रोविंस द पॉपुलेशन वाज ओवरवेलमिंगली एथनिक अल्बेनियन। इस जगह में, इस प्रोविंस में जो मोस्टली पॉपुलेशन थी वो एथनिक अल्बेनियन थी। एथनिक अल्बेनियन मतलब मोस्टली लोग क्या थे, अल्बेनियन ही थे। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, एथनिक अल्बेनियन मतलब माइनॉरिटी अल्बेनियन की थी, ज्यादा नहीं तो कम थे। ठीक है, एक सेकेंड, इन दिस प्रोविंस द पॉपुलेशन वाज ओवरवेलमिंगली एथनिक अल्बेनियन, ज्यादा थी, सॉरी मेजॉरिटी थी। बट इन द एंटायर कंट्री सर्ब्स वर इन मेजॉरिटी। यूगोस्लेविया की बात करें तो सर्ब्स मेजॉरिटी में थे, लेकिन अगर हम बात करें कोसोवो की तो उधर मेजॉरिटी में कौन थे, अल्बेनियन थे। इन नैरो माइंडेड सर्ब नेशनलिस्ट मिलोसेविक had won the election। तो एक बहुत छोटी सोच का सर्ब था जो कि एक उधर का लीडर बन गया था। ठीक है, जो कि और वो इलेक्शन जीत गया था। सो हिज गवर्नमेंट वाज वेरी हॉस्टाइल टू द कोसोवो अल्बेनियंस। उसकी जो उधर की गवर्नमेंट थी, किसकी गवर्नमेंट थी चिल्ड्रन, जो उसकी गवर्नमेंट थी नेशनलिस्ट की, मिलोशेविक की जो गवर्नमेंट थी वो चाहती थी दैट, हॉस्टाइल मतलब होते चिल्ड्रन एग्रेसिव थी, किसके जो वो थे अल्बेनियंस थे उनके खिलाफ बहुत हॉस्टाइल थी, बहुत एग्रेसिव थी। वो चाहते थे दैट सर्ब्स ही कंट्री में रूल करें, और मेनी सर्ब रीडर्स थॉट दैट एथनिक माइनॉरिटीज लाइक अल्बेनियन शुड ईदर लीव द कंट्री और एक्सेप्ट द डोमिनेंस ऑफ द सर्ब। और कई सारे सर्ब लीडर्स जो चाहते थे ये या तो जो अल्बेनियंस है या तो ये कंट्री को छोड़ दे या जिस तरीके से सर्ब्स रूल कर रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट करें। और ऐसे ही कोसोवो में अप्रैल 1999 में एक इंसिडेंट हुआ था। 74-year-old Batisha Hoxha was sitting in her kitchen with a 77-year-old husband Izzet, staying warm by the stove। तो एक 74-year-old की बतीशा हॉक्सा थी जो किचन में बैठी थी अपने 77-year-old हस्बैंड के साथ, इज्जत के साथ, और वो है गरमाई ले रहे थे स्टोव से। तो उन्होंने सुना था दैट they had heard explosions but did not realize that Serbian troops had already entered the town। So उन्होंने कई सारे धमाकों की आवाज आई लेकिन उन्होंने ज़्यादा कुछ इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उधर ये सब कॉमन थे, और उन्होंने ये इस पर इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि कॉमन थे। और ये बात है कि वो उनके घर पे आ गए थे, मतलब उन्हें रियलाइज नहीं होंगे वो उनके घर पे आ गए थी। नेक्स्ट थिंग शी न्यू 5 or 6 soldiers had burst through the front door and demanding where are your children। तो अगले एक सेकंड बाद ही उन्होंने क्या देखा, 5 से 6 सोल्जर्स को देखा जिन्होंने जो डोर है वो तोड़ दिया है, और वो बोल रहे हैं where are your children। The shot is it 3 times in the chest, recalled बतीशा बताती है that वो
इज्जत को गोली मार दी थी 3 बार. एंड विद हर हस्बैंड डाइंग बिफोर हर द सोल्जर्स पुट द वेडिंग रिंग ऑफ हर फिंगर एंड टोल्ड हर टू गेट आउट. और उसका हस्बैंड उसके सामने मर रहा है, लेकिन सोल्जर्स ने क्या कहा, दैट अपनी वेडिंग रिंग निकालो, और उससे कहा तुम घर के बाहर चली जाओ. वो कहती है दैट मैं घर की पूरी तरह से बाहर भी नहीं गई थी पूरी तरह से, और वो घर जला देते हैं. और वो एक स्ट्रीट पे गली में खड़ी थी, रोड पे खड़ी थी, बारिश हो रही थी, उसके पास ना हाउस था, घर था, ना उसके पास हस्बैंड थी कि कोई उसे सपोर्ट करे, और कुछ भी नहीं था, बस सिर्फ उसके पास वो क्लोथ थे जो वो पहन रही थी. The news report was typical of what happened to thousands of Albanians in that period. उस पीरियड में कई सारे अल्बेनियंस के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था. ठीक है. अब this was one of the worst instances of killing based on ethnic prejudices in recent times. Finally, several other countries intervened to stop this massacre. प्रेजुडिसेस होते हैं हार्म करना. सो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चला था, और फाइनली जब बाकी सारी कंट्रीज कहती है कि इसमें सैक्रो स्टॉप करो, तभी स्टॉप हुआ था. जब मिलोसेविक अपनी पावर खो देता है, जब वो लीडर नहीं रहा था. और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनली जो होता है, उधर उसे कोर्ट में लाया गया था, और उसे जो है जेल कर दी गई थी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे राइट्स इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में राइट्स के बारे में. ठीक है. सो व्हाट आर राइट्स. सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइट्स होते क्या है. सो राइट्स कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके थ्रू एक पर्सन क्लेम करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन है वो दूसरे इंसान को वायलेट करे, तो एक इंसान के पास राइट है कि तुम इसे क्यों वायलेट करे, उसके पास राइट है ये सब करने का. ठीक है. अगर कोई इंसान पॉलिटिकल पार्टी बना रहा है, तो जो रिच और पावरफुल हो गए वो उसे रोक नहीं सकते, वरना वो कोर्ट पे जा सकते कि ये तो मेरा राइट है ना करने का, मैं कुछ भी करूँ. तो राइट्स आर क्लेम्स ऑफ ए पर्सन ओवर अदर फेलो बीइंग्स, ओवर द सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट. ऑल ऑफ अस want to live happily without fear and without being subjected to degraded treatment. हम सबको खुश रहना है, बिना डर के रहना है, और बिना किसी गंदे ट्रीटमेंट के रहना है, जो हमें इक्वल राइट्स नहीं मिले. इसके लिए हम ये तो कहते हैं दैट दूसरा अच्छी तरह बिहेव करे, लेकिन हमें भी अच्छी तरह ही उन्हें ट्रीट करना चाहिए, हमें भी उन्हें हार्म नहीं करना चाहिए. और हमारे अगर एक्शंस किसी को हार्म कर रहे हैं, किसी को हर्ट कर रहे हैं, सो उसके पास राइट है कि वो कोर्ट पे जाता है. सो ए राइट इज पॉसिबल व्हेन यू मेक ए क्लेम दैट इज इक्वली पॉसिबल फॉर अदर्स. तो राइट एक क्लेम कब बनता है, जब ऐसा नहीं कि मेरे पास ही राइट है, दूसरे के पास भी उतना ही इक्वल ही राइट हो. ठीक है. और ऐसा नहीं है कि आपके पास वो राइट है जो दूसरों को हार्म करे. नो, ऐसा कोई राइट नहीं हो सकता जो हार्म करे दूसरे को. सो राइट इज नॉट पॉसिबल व्हेन यू मेक ए क्लेम दैट इज इक्वली पॉसिबल फॉर अदर्स. यू कैन नॉट हैव राइट दैट हार्म्स और हर्ट्स अदर्स. यू कैन नॉट हैव अ राइट टू प्ले ए गेम इन सच वे that it breaks the neighbor's window. For example, आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है. उसकी आपके फॉर एग्जाम्पल घर की विंडो टूट गई है ना, और वो कह रहे कि तुमने मेरी विंडो क्यों खोली, और आपके राइट है, आपके पास राइट है कि आप उधर क्रिकेट खेलो, आप जो कुछ करो, लेकिन आपके पास ये तो राइट नहीं है ना कि आप किसी की विंडो तोड़ दो. ठीक है. The Serbs in Yugoslavia could not have claimed the whole country for themselves. The claims we make should be reasonable. ऐसा तो ना नहीं, यूगोस्लेविया में जितने भी लोग सर्ब्स थे उनकी ही कंट्री थी. So जो claims है, they should be reasonable, they should make sense, they should be such that can be made available to others in an equal measure. सबको ये equally available होने चाहिए. Thus a right comes with an obligation to respect other rights. Just because we claim something, it does not become a right. Just because हम किसी चीज को claim कर रहे हैं कि ये हमारी चीज है, ऐसा नहीं कि वो हमारा right बन जाता है. अगर right बना रहे हो तो सबको इक्वल मेजर में होना चाहिए. इट हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी वी लिव इन. सोसाइटी उसे रिकॉग्नाइज करेगी. राइट्स एक्वायर ओनली मीनिंग इन सोसाइटी. उसका कोई मतलब होना चाहिए, वो रीजनेबल होना चाहिए. एवरी सोसाइटी मेक्स सर्टेन रूल्स टू रेगुलेट आवर कंडक्ट. हर एक सोसाइटी को जैसे रूल्स बनाती है, ठीक है, जिससे ये सब फॉलो हो. वो बताती है दैट क्या रॉन्ग है, क्या गलत है. वॉट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी एज राइटफुल बिकम्स द बेसिस ऑफ राइट्स. अगर कोई सोसाइटी उसे राइट मान रही है तो वो ही हमारा राइट बनेगा, ये नहीं कि आप अपने आप से राइट्स बना लेते हो. That is why the notion of rights changes from time to time in society to society. अभी जो rights का concept है ना, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. जैसे 200 साल पहले अगर कोई कहता है women को ना वोट राइट टू वोट मिलना चाहिए, तो कोई कहता था पागल है, ऐसा कुछ नहीं होता. Whereas अगर
अब कहा जाए कि विमेन को राइट टू वोट नहीं मिलना चाहिए तो अब उसे कहा जाएगा कि ये पागल है। जैसे हमने सऊदी अरेबिया में देखा, उसे अभी भी विमेन को राइट नहीं मिला ना वोट करने का। So it is very strange. So when the socially recognized claims are written into law, they acquire real force. Otherwise, they remain merely as natural or moral rights. The prisoners in Guantanamo Bay had a moral claim not to be tortured or humiliated. So इधर क्या चीज कही गई है, दैट अगर कोई भी आपका मतलब राइट है, ठीक है, वो लॉ बन जाता है तो तब लोग ज़्यादा उसे प्रोटेक्ट करेंगे, तब गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगी। वेयर एज अगर कोई चीज़ है जो कि सिर्फ एक नॉर्मली एक हम नेचुरल राइट्स की बात करें कि ये बिल नहीं चाहिए, उसे में समटाइम्स इट मे हैपन कि लोग उसे प्रोटेक्ट ना करें, उसकी डिसरिस्पेक्ट करें। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने कहा गया दैट ग्वांतानामो बे में जो प्रिजनर्स हैं उनके पास एक मोरल क्लेम था दैट दे शुड नॉट बी टॉर्चर्ड बट दे शुड नॉट बी रिटर्न इन लॉ ना, तो इसलिए इसको डिसरिस्पेक्ट कर दिया गया, इसलिए लोगों को इसके बावजूद भी वायलेट किया गया। ठीक है, when law recognizes some claims they become rights और जब they become enforceable, मतलब जब कोई भी राइट्स, जब कोई भी चीज़ लॉ में लिखी जाती है तो वो इन्फोर्सेबल बन जाती है, कोई भी मतलब इसे फॉलो नहीं कर सकता। जैसे अगर लॉ में लिखा गया दैट किसी को वायलेट करना हार्मफुल है तो उसे वायलेट करना हार्मफुल ही है। ठीक है, when fellow citizens और the government do not respect these rights, हम कहते हैं that violation और infringement of a rights, कि हमारे rights violate हो रहे हैं, इस केस में हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। So if we want to call any claim a right, कि कोई भी क्लेम और हम उसे राइट कहना चाहते हैं तो उसमें 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहला that rights are reasonable claims of person recognized by society and sanctioned by laws, राइट्स रीजनेबल होने चाहिए, सोसाइटी द्वारा रिकॉग्नाइज कर होने चाहिए एंड लॉ में लिखे होने चाहिए। वाई डू वी नीड राइट्स इन ए डेमोक्रेसी, तो देखो डेमोक्रेसी है तो राइट्स नेसेसरी है, डेमोक्रेसी में राइट्स होना बहुत ज़रूरी है। डेमोक्रेसी में हर एक सिटीजन के पास राइट टू वोट होता है एंड होता है राइट टू बी इलेक्टेड टू गवर्नमेंट। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सिटीजन्स अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करें, दे शुड बी फ्री कि वो पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म करें, ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करें। और नाउ राइट्स एक मेजर रोल प्ले करते हैं डेमोक्रेसी में, क्योंकि राइट्स जितना भी माइनॉरिटीज़ होता है उन्हें जो मेजॉरिटी की ऑपरेशन होती है उससे बचाते हैं। मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे वॉयलेशन नहीं कर सकती, ह्यूमिलेट नहीं कर सकती उन्हें, क्यों? क्योंकि उनके पास माइनॉरिटीज़ की भी राइट्स, और अगर ऐसा कुछ करती है मेजॉरिटी तो माइनॉरिटी सुप्रीम कोर्ट पे जा सकती है या हाई कोर्ट पे जा सकती है। They ensure that the majority cannot do whatever it likes. इसका मतलब ये नहीं कि majority है तो वो कुछ भी करेगी जो उसके मन में आएगा। No, it should not harm or hurt anyone. Rights are guarantees which can be used when things go wrong. Rights एक ऐसी गारंटी होती है जो यूज की जाती है जब things मतलब खराब हो जाए, हाथ से निकल जाए, है ना। जैसे कि मैंने आपको माइनॉरिटी वाला बताया तो उसमें क्या कहेंगे, मेरे पास राइट है, क्यों वायलेट कर रहे हैं। सो राइट्स आर गारंटीज विच कैन बी यूज्ड व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। ठीक है, Things may go wrong when some citizens may wish to take away the rights of others. जब कोई दूसरा सिटीजन दूसरे के राइट लेना चाहे, दिस यूजुअली हैपेंस व्हेन दोज इन मेजॉरिटी, जब मेजॉरिटी के लोग माइनॉरिटी पर रूल करना चाहते हैं, एंड द गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट द सिटीजन्स राइट इन सिचुएशन। इस सिचुएशन में गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करेगी, बट समटाइम्स इलेक्टेड गवर्नमेंट्स मे नॉट प्रोटेक्ट और इवन अटैक द राइट ऑफ देयर ओन सिटीजन्स। लेकिन कुछ ऐसी भी सिचुएशन आती है जिसमें वो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनका साथ ना दे, इवन उनके राइट्स को वायलेट करें। दैट इज वाई कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कहा गया है कि गवर्नमेंट से भी ऊपर है, उन्हें गवर्नमेंट भी वायलेट नहीं कर सकती है। सो इन मोस्ट डेमोक्रेसीज द बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर रिटन डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम पढ़ेंगे 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में। सबसे पहले हमारा राइट टू इक्वलिटी, दैट हर एक इंसान के पास राइट टू इक्वलिटी है, कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं हो सकता ऑन द बेसिस ऑफ रेसिज्म, कास्ट, रिलीजन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, सबको इक्वल एवेन्यूज मिलेंगे, और इट मीन्स दैट द लॉज अप्लाई इन द सेम मैनर टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ ए पर्सन स्टेटस, कि वो पुअर है, रिच है। इसे हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ। इट मीन्स दैट नो पर्सन इज अबव द लॉ, लॉ से सब ऊंचे हैं, मतलब लॉ के ऊपर कोई नहीं है, इवन गवर्नमेंट भी नहीं है। दे कैन नॉट बी एनी डिस्टिंक्शंस बिटवीन अ पॉलिटिकल लीडर, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड एनी ऑर्डिनरी सिटीजन। ठीक है, एवरी सिटीजन फ्रॉम द प्राइमरी
from the primary minister to a small farmer in a remote village is subjected to some laws. हर एक सिटीजन प्राइम मिनिस्टर से लेकर स्मॉल फार्मर से लेकर चाहे वो रिमोट विलेज में रहे चाहे वो बहुत बड़ी हवेली में रहे वो सेम ही लॉज को फॉलो करेंगे. नो पर्सन can legally claim any special treatment or privilege just because he or she happens to be an important person. ऐसा नहीं है कि वो राइट को फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है, वो रिच है, ऐसा नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, a few years ago a former PM of the country faced a court case on the charges of cheating. कुछ साल पहले एक प्राइम मिनिस्टर थे कंट्री के जिन्होंने एक कोर्ट केस फेस किया है क्योंकि वो चीट कर रहे थे और कोर्ट ने फाइनली डिक्लेयर कर दिया दैट ही वाज नॉट गिल्टी. बट स्टिल जब तक केस चला उन्हें कोर्ट जाते रहना पड़ा, फाइल्स देनी पड़ी, एविडेंस देते रहने पड़े उन्हें जिन्होंने जज को अपॉइंट किया जैसे कोई और सिटीजन करता है, ऑर्डिनरी सिटीजन करता है. सो राइट सबके लिए है. ठीक है. द गवर्नमेंट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. ठीक है. एवरी सिटीजन शैल हैव एक्सेस टू, हर एक सिटीजन के पास ये राइट है कि जितने भी पब्लिक प्लेसेस है उन मतलब उनको उसके उधर रेस्ट्रिक्शंस ना लगे. ठीक है. वेल्स पे, टैंक्स पे पहले ही होता था, अब कई बार होता है कई जगहों पे, लेकिन वैसे पूरा दैट उतनी स्ट्रिक्ट तरीके से नहीं होता. ठीक है. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे. The same principle applies to public job. हर एक सिटीजन के पास इक्वालिटी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है. किसी भी एम्प्लॉयमेंट को लेकर अगर वो एम्प्लॉय होता है ऐसा नहीं है कि कोई भी सिटीजन उसे वो डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा क्योंकि वो मतलब फॉर एग्जाम्पल वो किसी और कास्ट से बिलोंग करता है या उसे इसलिए इंटरव्यू और तो उसने सब कुछ ठीक दिया लेकिन जस्ट बिकॉज वो इंटरव्यू वगैरह सब दिया लेकिन वो SC है ना, तो मतलब उसे राइट्स नहीं मिलेंगे, उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, उसे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी. तो गवर्नमेंट ने जो SCs, STs, OBCs है उनके लिए सीट्स रिजर्व करी है जिससे जो देखो अगर हम बात करें रिजर्वेशन वर्सेस इक्वालिटी की, सो इक्वालिटी मतलब क्या होता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, लेकिन कुछ सेक्शंस ऐसे सोसाइटी के होते हैं जिन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज चाह के भी नहीं मिलती क्योंकि मेजोरिटी उन पर डोमिनेंस करती है ना. सो इसलिए सीट्स रिजर्व की गई है ना. वेरियस गवर्नमेंट्स हैव डिफरेंट स्कीम्स फॉर गिविंग प्रेफरेंस टू वुमेन. ऐसी कई सारी गवर्नमेंट्स हो जो डिफरेंट स्कीम्स लाती है जिससे वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व हो जाए, पुअर लोगों के लिए हो जाए. ठीक है. अगर इक्वालिटी की बात हो रही है इसका मतलब ये नहीं कि सबको सेम ट्रीटमेंट मिलेगा, इसका मतलब है दैट सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी लेकिन कुछ लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा सो दैट ये सब एक साथ लाइन में आ जाए. ठीक है. The principle of non-discrimination extend to social life as well. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन मेंशन करती है जो कि है प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी और कहती है दैट गवर्नमेंट उस पर एंड लगाएगी. जो प्रैक्टिस है अनटचेबिलिटी की वो कोई भी फॉलो नहीं कर सकता, किसी भी फॉर्म में फॉलो नहीं कर सकता. देखो पहले बहुत होती थी. अनटचेबिलिटी का मतलब होता है जब कहते हैं कि तुम इस पर्टिकुलर चीज को मत छुओ क्योंकि तुम इस कास्ट से बिलोंग करते हो, सो अनटचेबिलिटी नहीं होगी, है ना. It refers to any belief or social practice which looks down upon people on account of their birth with certain caste levels. Such practice denies them interaction. और ये जो अगर प्रैक्टिस होती है तो इससे वो एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर पाते, इंटरेक्ट नहीं हो पाते या पब्लिक प्लेसेस पे एक्सेस नहीं कर पाते. सो कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को एक पनिशेबल ऑफेंस बनाया. जो भी ये फॉलो करेगा उसे जुर्माना भरना पड़ेगा या कुछ भी वो डिसाइड कर देती है कि ये काम होगा अगर तुमने ये किया. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम. तो फ्रीडम मतलब क्या होता है, रेस्ट्रिक्शंस पे बंदिश लगा देना. इसका मतलब होता है कि जब कोई इंसान दूसरे के मामले में इंटरफेयर ना करे क्योंकि एज अ सोसाइटी मतलब एज ए पीपल, एज ए ह्यूमन हम सब चाहते हैं हम सोसाइटी में एक साथ रहे, हमारे ऊपर कोई रोक टोक ना लगे, हम अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस कर सकें. सो अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर एक सिटीजन के पास राइट है कि वो अपने वो बोल पाए, जो अपने ओपिनियंस है वो एक्सप्रेस कर पाए. ठीक है. वो एसोसिएशंस बना पाए, वो यूनियंस बना पाए. ठीक है. और किसी भी कंट्री में जहाँ वो चाहते हैं वो उधर जा पाए, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेगी. ठीक है. और किसी भी कंट्री के पार्ट पे जाके रह पाए, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन वो फॉलो कर ले. ठीक है. एंड असेंबली ने पीसफुल मैनर. सो यू शुड
रिमेंबर दैट एवरी सिटीजन हैज द राइट टू ऑल दिस फ्रीडम. हर एक सिटीजन के पास राइट है इन सारी फ्रीडम्स को एंजॉय करने का. यू कैन नॉट एक्सरसाइज योर फ्रीडम, लेकिन आप अपनी फ्रीडम को इस मैनर में यूज़ नहीं करना कि वो दूसरे के राइट को, दूसरों के राइट्स को वायलेट करे. ठीक है. फ्रीडम इज नॉट अनलिमिटेड लाइसेंस टू डू व्हाट वन वांट्स, कि जो भी आप करना चाहते हो आप कर लो, क्योंकि भाई राइट टू फ्रीडम है. कुछ गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शंस होती है जिनको आप फॉलो करना पड़ता है. जैसे आप किसी को भी हर्ट नहीं कर सकते ना, है ना. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द एसेंशियल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. हमारे आइडियाज़, हमारी पर्सनालिटी तभी डेवलप होगी जब हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, फ्रीली कम्युनिकेट करेंगे. जैसे कई सारी ऐसी कंट्रीज होती है जहाँ कहा जाता है दैट आप जो गवर्नमेंट है, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके खिलाफ नहीं बोल सकते, तो वो अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते. वेयर एज इंडिया एक ऐसी डेमोक्रेसी है जहाँ पर ओपिनियंस एक्सप्रेस करना भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है. ठीक है. अगर आप अपने व्यूज़ को पब्लिसाइज करना चाहते हो, पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप या तो एक पैम्पलेट लिख के कर लो, मैगजीन, न्यूज़पेपर, अपने आइडियाज़ शेयर करके, आर्टिकल शेयर करके ऐसे कर सकते हो, पेंटिंग्स के साथ, सॉन्ग्स के साथ. यू कैन नॉट यूज़ दिस फ्रीडम टू इंस्टिगेट वायलेंस अगेंस्ट अनदर. others you cannot use it to incite people to rebel against government, कि आप लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ भड़का रहे हो. नो, यू कैन नॉट डू दिस. Citizens have the freedom to hold meetings, processions, rallies and demonstrations on any issue. कि कोई भी इशू अगर उन्हें लग रहा है कि अच्छा नहीं है तो वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, रैलीज लड़ सकते हैं, स्ट्राइक्स कर सकते हैं. एंड दे मे वांट टू डिस्कस ए प्रॉब्लम, एक्सचेंज आइडियाज, मोबिलाइज पब्लिक सपोर्ट टू ए कॉज और सीक वोट्स फॉर ए कैंडिडेट और पार्टी इन एन इलेक्शन. बट सच मीटिंग्स हैव टू बी पीसफुल. वो ये सब कर सकते हैं, लेकिन ये सारी मीटिंग्स, ये सारी जो चीज़ें ये पीसफुल तरीके से होनी चाहिए. ऐसा नहीं कंट्री में बहुत बड़ा तूफान है, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए. सिटीजन्स ऑल्सो कैन फॉर्म एसोसिएशंस. फॉर एग्जांपल जो फैक्ट्री में वर्कर्स थे वो एक वर्कर्स यूनियन बनाते हैं जिससे वो अपने इंटरेस्ट प्रमोट कर सके, वो एक दूसरे की हेल्प कर सकें. ठीक है. As citizens we have the freedom to travel to any part of the country. As the citizens हमारे पास freedom है कि हम किसी भी country के part पे जाकर travel कर सकते हैं, किसी भी country के part पे जाके रह सकते हैं. For example अगर एक person जो असम से belong करता है वो हैदराबाद में रहना चाहते हैं तो वो रह सकता है. Even उसके पास ये right है कि वो उधर अगर कुछ व्यापार start करना, कुछ काम स्टार्ट करना चाहते हैं वो ये भी कर सकता है. ठीक है. येट एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया ही हैज द राइट टू सेट अप बेस देयर. दिस राइट, और इस यही एक राइट है जिसके वजह से लाखों लोग विलेजेस से टाउन्स माइग्रेट करते हैं, गरीब रीजन से प्रॉस्पेरस रीजन माइग्रेट करते हैं क्योंकि उनके पास ये राइट है. नो वन कैन फोर्स यू टू डू और नॉट टू डू ए सर्टेन जॉब. वीमेन कैन नॉट बी टोल्ड दैट ये ऑक्यूपेशंस इनके लिए नहीं है. ठीक है. ये सिर्फ लड़कों के ही काम है. नो, पीपल फ्रॉम डिप्राइव्ड कास्ट कैन नॉट बी केप्ट टू देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस. द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. इट मीन्स दैट कोई भी पर्सन को मारा नहीं जा सकता, कोई की डेथ नहीं हो सकती, मतलब मारा नहीं जा सकता, किसी का मर्डर नहीं किया जा सकता जब तक गवर्नमेंट ने ना कहा, जब तक लॉ ना बोले. और इसलिए जो लोग मर्डर कर देते हैं उनको वो अरेस्ट किया जाता है. जब तक लीगली ना कहा गया हो दैट हाँ इसको प्रिजन में डालना है, इसको वो करना है, तब तक ये कुछ नहीं कर सकते. और अगर ये करते हैं तो उनको दे हैव टू फॉलो सम प्रोसीजर्स. सबसे पहला जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है, जो कस्टडी में है, उनको रीजंस की कि उन्होंने अरेस्ट क्यों किया है इसके लिए बताना पड़ेगा उस पर्सन को. नेक्स्ट, जो पर्सन को अरेस्ट किया गया है वो उसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे तो 24 घंटे के अंदर ही अंदर. एंड सच ए पर्सन हैज़ द राइट कि वो लॉयर को हायर कर सके, वो लॉयर को कंसल्ट कर सके या अपने आप को बचाने के लिए सब कर सके. ठीक है. राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी ऐसी होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 स्पेसिफिक चीज़ें मेंशन करता है जो इलीगल है. सबसे पहला ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, जब ह्यूमन बींग्स को बेच देते हैं. ठीक है. खरीदते हैं, बेचते हैं. जैसे हम देखो लड़कियों को ऐसे करते हैं. ठीक है. खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं. नेक्स्ट है दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फोर्स्ड लेबर और बेगर इन एनी फॉर्म. बेगर एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जहाँ पर वर्कर को फोर्स किया जाता है कि आप किसी को भी सर्विस दो, किसी का भी काम करो विदाउट एनी मनी. ठीक है.
When this practice takes place on a lifelong basis, ये होती जा रही है तो इसे हम प्रैक्टिस ऑफ बॉन्डेड लेबर कहते हैं. एंड नेक्स्ट होता है चाइल्ड लेबर की कोई सा भी बच्चा जो 14 साल से कम का है वो चाइल्ड लेबर नहीं कर सकता. ठीक है, कोई जैसे रेलवे, स्पोर्ट्स, इंडस्ट्रीज, बीड़ी मेकिंग फैक्ट्रीज, फायर क्रैकिंग इंडस्ट्रीज में आपको ये देखने को मिलता है कि चाइल्ड जो है वो चाइल्ड लेबर कैसे होता है. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कि हमारे पास सब राइट है, पूरा राइट है कि हम किसी भी रिलीजन को फॉलो करें. सो राइट टू फ्रीडम इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम एज वेल. इन दिस केस जो ये छोड़ो, मोस्ट पीपल इन इंडिया लाइक एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड फॉलो सम रिलीजन, डिफरेंट रिलीजन्स. कुछ कंट्रीज होती है जिनका एक ऑफिशियल रिलीजन होता है. फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया का भाई मुस्लिम है. ठीक है, अगर हम उसकी बात करें, कोई सी भी अदर कंट्रीज की बात करें, तो उधर क्या होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो मुस्लिम हो गए ऑफिशियल रिलीजन साइड. लेकिन हमारी कंट्री में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है. हाँ, कोई सा भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं. वी हैव द फ्रीडम. सम मे नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, तो वो ना नास्तिक भी बन सकता है जो रिलीजन्स पे बिलीव ना करता हो. ठीक है, secularism is based on the idea that the state is concerned only with the relations among human beings and not with the relation between human beings and God. See, secular state पे कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता. अगर जो लोग हैं वो रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं वो कर भी सकते हैं, अगर नहीं भी करना चाहते वो नहीं भी कर सकते. उनके ऊपर डिपेंड होता है. नो मैटर वो कौन सा रिलीजन प्रैक्टिस करे, कौन सा रिलीजन हो उनका. ठीक है, किसी के रिलीजन पे वो बिलीव करे, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं हो सकते हैं. और एक right to propagate one's religion however does not mean that a person has a right to compel another person to convert into his religion by means of fraud, force, inducement or allurement. इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आप किसी भी इंसान के रिलीजन को कन्वर्ट करवाओगे यूजिंग फोर्स या फ्रॉड, ऐसा नहीं हो सकता. ए पर्सन इज फ्री अगर वो अपना रिलीजन चेंज करना चाहता है या नहीं. और फ्रीडम ऑफ टू प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन मतलब ये नहीं होगा कि वो रिलीजन के नाम पे कुछ भी करेगा. जो बेसिक राइट्स होते हैं उससे भी हार्म करेगा. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एनिमल्स को सैक्रिफाइस नहीं कर सकता, ह्यूमन बींग्स को सैक्रिफाइस नहीं कर सकता. किस नाम पे कि भैया भगवान जी का है. ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकता. रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो विमेन को एज इंफीरियर ट्रीट करती थी कि ये तो बाहर की है, इन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाता था. और दोज दैट इन्फ्रिंज विमेन्स फ्रीडम आर नॉट अलाउ, ये सब अलाउ नहीं है. और कोई भी ऐसे वो नहीं कर सकता, फोर्स नहीं कर सकता कि विडो है भाई, इसका जो हस्बैंड है वो मर गए हैं, कि उनको शेव ही करने हैं, उनके बाल नहीं होने चाहिए, वो वाइट ही क्लोथ पहनेंगे. नो. Now, a secular state is one that does not confer any privilege or any favor of any particular religion. ठीक है, इधर भी कुछ नहीं है. There shall be no religious instruction in the government in educational institutions. In private bodies, no person shall be compelled to take any part in religious instruction or to attend any religious worship. यही हो गया. Now, cultural and educational rights. So, इधर से करना है ना. It is the language, culture and religion of minorities that need special protection. Minorities को special protection मिल गई, लेकिन जो minorities का religion है, जो उनका culture है, उन्हें भी protect करने का एक special right है, एक special चीज़ है, special protection मिलनी चाहिए. Otherwise लोग उसे follow नहीं करेंगे, लोग उसे neglect करेंगे. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए स्पेशली एक कल्चर एजुकेशनल राइट स्पेसिफाई करता है, जिसमें कहते हैं दैट एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन विद अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, कोई भी सिटीजन का सेक्शन अगर उसकी दूसरी लैंग्वेज है, दूसरा कल्चर है, उसके पास राइट है कि वो कंजर्व करे, जैसे ट्राइबल्स. ठीक है, admission to any educational institution maintained by government or receiving government aid cannot be denied to any citizens on the ground ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज. कि आपको एडमिशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आप इस कास्ट से बिलोंग करते हो, आपको एक रिलीजन है, ऐसा नहीं हो सकता. लाइक जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उनके पास राइट है कि वो कोई भी अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करना चाहती हैं या तो एडमिशन लेना चाहती हैं, उन्हें मिलेगा. हियर माइनॉरिटी डज नॉट मीन ओनली द रिलीजियस माइनॉरिटी. कई सारी प्लेसेस में कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्टिकुलर लैंग्वेज से स्पीक करें. फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेट कर रहे हैं कि एक जगह है, उधर जो वो है आंध्र प्रदेश में, जो लोग तेलुगु बोलते हैं वो मेजॉरिटी में, लेकिन उसकी ठीक नेबरिंग स्टेट पे देखें कर्नाटका में, तो जो तेलुगु बोलते हैं वो क्या है, माइनॉरिटी है. ठीक है, जैसे पंजाब में जो सिख्स हैं वो मेजॉरिटी बनाते हैं, लेकिन हरियाणा में, राजस्थान या दिल्ली में वो माइनॉरिटी है. नाउ हाउ कैन वी सिक्योर दीज राइट्स, हम इन राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो इफ राइट्स आर लाइक गारंटीज, ये छोड़ दो, कुछ नहीं है यार, रुको.
राइट चाहिए वाला, क्योंकि इसमें ना ये रिलेटेड है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. If rights are like guarantees, they are of no use if there is no one to honor them. The fundamental rights in the Constitution are important because they are enforceable. We have a right to seek the enforcement of the above mentioned rights. This is called the right to constitution remedies. This itself is a फंडामेंटल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी एक फंडामेंटल राइट्स है जो कहता है दैट अगर कोई भी हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं, जो वायलेट करता है, प्रोटेक्ट नहीं हो रहे हमारे राइट्स, तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हैं. और ये ही राइट बाकी सारे राइट्स को इफेक्टिव बनाता है, क्योंकि कभी कभी होता है दैट हमारे जो राइट्स हैं वो बाकी के सिटीजन्स, फेलो सिटीजन जो है वो वायलेट करे या गवर्नमेंट वायलेट करे. सो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं. इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, BR अम्बेडकर ने, दैट जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है वो हार्ट एंड सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट में बात लिखी ही गई है. ठीक है. Fundamental rights are guaranteed against the actions of legislators, executive and other authorities instituted by the government. There can be no law or action that violates the fundamental rights. ऐसा कोई भी एक्शन या लॉ नहीं बना जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स या कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट से भी ऊपर होते हैं, उन्हें गवर्नमेंट भी वायलेट नहीं कर सकती है. ठीक है. The Supreme Court and High Courts have the power to issue directions, orders or writs for the enforcement of fundamental right. They can also avoid, अगर कोई वायलेट करते हैं तो वो क्या करते हैं, किसी के मतलब किसी के खिलाफ वो कंपेंसेशन भी भर सकते हैं कि आपने इस पर्टिकुलर इंसान के राइट्स को वायलेट किया है, इसलिए हम आपके ऊपर कंपेंसेशन लगा रही है. इन केस ऑफ एनी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, द एग्रीवीड पर्सन कैन गो टू ए कोर्ट फॉर रेमेडी. एग्रीवीड मतलब जो जिसके साथ ये हुआ है वो कोर्ट पर जा सकता है. बट नाउ एनी पर्सन कैन गो टू कोर्ट अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इफ इट इज ऑफ सोशल और पब्लिक इंटरेस्ट. इट इज कॉल्ड PIL. PIL होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. एक होता है कि जब एक पर्सन का राइट वायलेट होता है तो वो कोर्ट जा सकता है, लेकिन अगर सोसाइटी एज ए होल हो रहा है तो वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वो इशू कर सकते हैं. अंडर दी PIL कोई भी सिटीजन, एक किस सिटीजन का कोई भी ग्रुप एज ए सोसाइटी सुप्रीम कोर्ट पे जा सकता है या हाई कोर्ट पे जा सकता है अगर उसे लग रहा है दैट उसके राइट्स प्रोटेक्ट नहीं हो रहे हैं, जिससे उसके राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, वो कोर्ट जा सकता है. One can write to the judges, और जजेस को वो पोस्ट कार्ड भी लिख सकते हैं. एंड द कोर्ट विल टेक अप द मैटर इफ द जजेस फाइंड इट इन पब्लिक इंटरेस्ट. कोर्ट भी ले लेगा सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट. ठीक है. इधर देना. ठीक है. एक्सपैंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स. सो वी बिगिन दिस चैप्टर बाय डिस्कसिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ राइट, कि क्या जो राइट्स है उनकी इंपॉर्टेंस है. इन मच ऑफ द चैप्टर वी हैव फोकस फंडामेंटल राइट्स के बारे में, कि कैसे फंडामेंटल राइट्स एक ऐसे राइट्स है जो कि गवर्नमेंट से फ्यूचर रखे गए या कोई ना वायलेट नहीं कर सकता. समटाइम्स इट लीड्स टू एक्सपेंशन इन द लीगल राइट्स फ्रॉम द सिटीजन्स कैन एंजॉय. कभी कभी इन राइट्स में, लीगल राइट्स में एक्सपेंशन हो जाता है टाइम के साथ. फ्रॉम टाइम टू टाइम द कोर्ट्स गिव जजमेंट्स टू एक्सपैंड. और टाइम के साथ जो कोर्ट है जजमेंट देती है कि आपको ये राइट एक्सपैंड करना है. जैसे कई सारे राइट है, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, जो कि फंडामेंटल राइट से डिराइव किए गए थे. नाउ जो स्कूल की एजुकेशन है वो भी एक इंडियन सिटीजन्स का राइट बन गई है एंड गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए अप टू द एज ऑफ 14 years. एंड पार्लियामेंट हैज इनैक्टेड ए लॉ giving the right to information to citizen. This act was made under the fundamental right to freedom of thought and expression. गवर्नमेंट जो है, पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया था जिसमें वो राइट देती है कि सिटीजन्स कोई भी इंफॉर्मेशन मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. अगर कोई भी लॉ बनाता है गवर्नमेंट, सो उनके पास राइट्स है कि वो जाने कि क्या क्या हुआ, मतलब सब कुछ जान सकती है. रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सपैंडेड द मीनिंग ऑफ द राइट टू लाइफ टू इंक्लूड द राइट टू फूड. सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपेंशन किया है राइट का, दैट इज राइट टू लाइफ. राइट टू लाइफ में फूड के बिना तो जीवन ही नहीं है, तो इसलिए अब वो राइट टू फूड को राइट टू लाइफ में इंक्लूड कर रही है. ऑल्सो राइट्स आर नॉट लिमिटेड टू फंडामेंटल राइट्स एज एन्यूमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वही आपके राइट्स हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे कई सारे राइट्स प्रोवाइड करता है जो कि फंडामेंटल राइट्स नहीं है लेकिन बेसिक मोरल राइट्स हैं.
फॉर एग्जाम्पल जो राइट टू प्रॉपर्टी, ये पहले फंडामेंटल राइट था, अब नहीं है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया है. सो राइट टू वोट इन इलेक्शन इज इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. समटाइम्स ये जो एक्सपेंशन है किसकी जगह होती है, ह्यूमन राइट्स की. दीज आर यूनिवर्सल मोरल क्लेम्स दैट मे और मे नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी. सम इंटरनेशनल, तो हम लास्ट पेज पे ना, लास्ट पेज पे thus, some international conventions have also contributed to the expansion of the rights. Thus, the scope of rights has been expanding and new rights are evolving over time. तो जो rights का scope है ये धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, rights में expansion आ रही है and they are a result of struggle of the people. जो लोग struggle करते हैं ना, जब वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो ऐसे कई सारे rights हैं जो वो ला रहे हैं. ठीक है. न्यू राइट्स एमर्ज एज ए सोसाइटीज डेवलप और एज न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आर मेड. जैसे साउथ अफ्रीका को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं राइट टू प्राइवेसी होनी चाहिए, सो दैट सिटीजन्स के होम उनके परमिशन के बिना सर्च ना, ऐसे छानबीन ना की जा सके, उनके फ़ोन टैप ना किए गए, उनकी जो कम्युनिकेशन है वो लीक ना कर दी जाए. राइट टू एनवायरनमेंट, कि किसी भी हेल्थ को, किसी भी इंसान की वेलबींग को हार्म ना आए. नेक्स्ट इज दैट सबको एडिक्वेट हाउसिंग मिलनी चाहिए, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, सबको हेल्थ केयर मिलना चाहिए, सफिशिएंट फूड एंड वाटर मिलना चाहिए एंड किसी को भी मना नहीं किए जा सकते इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए. मैनी पीपल थिंक दैट द राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ, राइट टू मिनिमम लाइवलीहुड शुड बी मेड फंडामेंटल राइट्स. ठीक है. कई सारे ऐसे लोग सोचते हैं ये जो राइट्स है तो राइट्स ही नहीं, तो फंडामेंटल राइट्स बना देना चाहिए. ठीक है. इसी के साथ ही हमारे चैप्टर भी खत्म होते हैं और हमारी मैराथन खत्म होती है. इलेक्टोरल पॉलिटिक्स भी, डेमोक्रेटिक राइट्स भी हमने कर लिया है. अगर आपको कोई भी डाउट हो सो यू आर फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना. वन शॉट के लिए मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन पे, जो मैंने इसके वन शॉट्स बना रखे हैं, वो अगर आपको देखना है तो वो आप जाके देख लेना. एंड मैं एक और वीडियो लाने वाली हूँ जिसमें मैं इन सब के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इन 2 चैप्टर के 1 मार्क्स 2 मार्क्स ऐसे कुछ बनाऊंगी. सो वो आपको देख लेना एंड यू विल डेफिनेटली स्कोर द फुल मार्क्स. बाय बाय.